डॉक्टर रितु। डॉक्टर रितु स्टार्ट कर दें हम। ओके फाइन। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर गीतिका चौधरी फ्रॉम जीना सीखो। आज हम लोग फिर से जुड़े हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पर बात करने के लिए। एंड बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में जिसकी कोई एक लिमिट नहीं है। यानी कि ये लिमिटलेस ऐसा टॉपिक है जिसपे आप किसी भी डिजीज के बारे में बात कर सकते हो, जिसमें डॉक्टर रितु हैं हमारे साथ, जिनको मोर देन 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और मैं डॉक्टर गीतिका मोर देन 13-14 इयर्स का एक्सपीरियंस से हम लोग आयुर्वेदा में कैसे इन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट किया जा सकता है, कैसे हम क्योर कर सकते हैं खुद को, या फिर अगर मैं बात करूं कि प्रिकॉटिव क्या क्या मेजर्स हमें लेने चाहिए अगर फैमिली में ऐसे कोई हेल्थ इश्यूज हैं तो आज हम इन इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से बात इन इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपसे एक चीज आपके साथ डिस्कस करूंगी कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबका मेन एक मोटिव होता है, एक चीज रहती है कि हमें ठीक होना है, या हम कितने दिनों में ठीक होंगे। तो ये सबका एक क्वेश्चन रहता है हर एक इंसान का, जिसको भी कोई प्रॉब्लम है या हेल्थ इशू है।
और उसके लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, हम क्या क्या प्रॉब्लम हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं। आज हम इन बातों से स्टार्ट करते हुए फिर मैं आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के बारे में बात करूंगी। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि अगर कोई भी इंसान अगर बीमार हो गया है तो सबसे पहले आपको अपने बारे में ये ध्यान देना है कि क्या डिसीजन आप अपने शरीर के लिए लोगे। और उसमें भी अगर कोई भी आपको हेल्थ इशू है तो उसमें आप अपने बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करवाइए, अपने सिम्टम्स को चेक किए करके अपना एक डायग्नोसिस प्रिपेयर करवाइए डॉक्टर से। वो डॉक्टर कोई भी हो सकते हैं, जिसके अंदर कौन सी ऐसी डिजीज में आपको क्या स्टेप लेना चाहिए उसके बारे में आपको सोचने में या समझने में या अपने लिए डिसीजन लेने में आसानी मिलती है। और ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो ट्रीटमेंट को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक ट्रीटमेंट तो वो होता है जिसमें हम प्रिवेंशन की तरफ काम करते हैं। दूसरा एक ऐसा फेज होता है जिसमें हमें पैलेटिव ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है। और कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसके अंदर हमें बिल्कुल इमरजेंसी ट्रीटमेंट हमें करना ही होता है। तो हमें किस टाइम पे किस तरह का हमने ऑप्शन जो है वो ऑप्ट करना है या क्या हमारे लिए जो है वो सारी चीजें आ, सही रहेंगी, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड करती हैं। और आपको भी डिसीजन लेने में अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए ये जो स्टेप्स हैं वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अब अगर हम ये कहें कि हमें एसिडिटी हुई और एसिडिटी में अगर आप तुरंत एंटासिड खा रहे हो तो ये गलत डिसीजन है। पर इतनी ज्यादा हाइपर एसिडिटी हो गई जिसकी वजह से आपको चक्कर आ रहे हैं, तो अगर आप एंटासिड ले रहे हो तो आप सही डिसीजन ले रहे हो। तो आप ये समझ के चलिए कि हर एक डिजीज में जो भी आपको सिम्टम्स आ रहे हैं या डायग्नोसिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्ट करना है। आपको प्रिवेंशन की तरफ जाना है, आपको पैलेटिव जाना है, या आपको क्योरेटिव जाना है। अब सबसे पहले तो ये डिसाइड अगर नहीं भी होता या आपको नहीं भी समझ में आती कि हमें क्या करना चाहिए, तो एटलीस्ट जैसे ही सब लोग जो नॉर्मली है वो छोटी छोटी चीजों के लिए भी एलोपैथी बेस्ड ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ लोगों को समझ होती है कि नहीं, मैं सारी जिंदगी ऐसे नहीं रह सकता नहीं रह सकती, तो मुझे अब कुछ नेचुरल चीजों की तरफ जाना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि आप क्योरेटिव ट्रीटमेंट या सेल्फ हीलिंग को एक्टिवेट करके आप अपने बॉडी को हीलिंग की तरफ लेके जाते हो। बट कुछ लोग इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारे कंट्री में भी आयुर्वेद को लेकर के बहुत सारे मिथ्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें लोगों को समझ ही नहीं आता कि आयुर्वेद है क्या। आयुर्वेद के लिए लगता है कि भाई ये तो जड़ी बूटियां ही तो देते हैं, घर के मसालों से ही तो ट्रीटमेंट हो जाता है। नहीं, आयुर्वेद बहुत वास्ट है। अगर मैं आपको जड़ी बूटियों के नाम बताने शुरू कर दूं और वो किस किस एरिया में मिलते हैं और किन किन हर्ब्स की हमारी अवेलेबिलिटी भी नहीं होती कुछ सीजन्स में, तो आपको पता चलेगा कि कितना मुश्किल है आयुर्वेद को चलाना और आयुर्वेद की मेडिसिन तक प्रिपेयर करके आप लोगों तक पहुंचाना। बट फिर भी पूरी कोशिश की जाती है कि बेस्ट तरीके से आप लोगों को हेल्प किया जाए। आप खुद सोचो, अगर जब भी कभी आपने देखा होगा कि एक ऐसा सिस्टम होता है जब प्याज का रेट बढ़ जाता है, टमाटर का रेट बढ़ जाता है, तो होता क्या है, एक ब्लैक मार्केटिंग होती है जिसके अंदर उसको स्टोर कर दिया जाता है और उसके रेट्स इंक्रीज कर दिए जाते हैं। तो होता क्या है कि वही जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्टिंग्स और ये सब इंक्रीज हो जाती है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, इसका कहीं ना कहीं हमारे हर्ब्स और इन सब ट्रीटमेंट्स पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि अब गिलोय है, सबको पता है बुखार है तो गिलोय का काढ़ा पी लो। तो जो बीमार नहीं भी है वो भी गिलोय की गोलियां खाना शुरू कर देंगे, और वो भी 2-2 3-3 साल खाते रहते हैं, और जब एक्चुअल में रिक्वायरमेंट होती है तब उसकी हाई डोज और हाई डोज लेनी होगी तो उनको रिजल्ट आएगा। तो हमारी बॉडी उसके लिए साथ में भी हो जाती है। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के कोई दवाई तो बिल्कुल नहीं खाना, पहली बात। और अपना इलाज एक अच्छे डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में ही कराना। और अगर आपको पंचकर्मा या कोई भी और कायाकल्प रिलेटेड या फिर
बॉडी में अगर आपको थेरेपीज वगैरह कुछ भी प्लान करना है, वो भी डॉक्टर के अंडर ही ऑब्जर्वेशन में होता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको इसीलिए बताई हैं ताकि आपको ये चीज समझ में आ सके कि अपने लिए डिसीजन क्या लेना है, और डिसीजन में भी क्या क्या, किस जगह पे आपको अपने लिए ट्रीटमेंट ऑप्ट करना चाहिए, उसका डिसीजन भी आपको लेना पड़ेगा। और सिमिलरली किस कंडीशन में हमें प्रिवेंशन पे जाना चाहिए, उस पे भी हमें सोचना जरूरी है। लेट्स से कि किसी की फैमिली में बीपी, शुगर, थायराइड ऑलरेडी है, बट उनके बच्चों में ऐसी अभी कोई हेल्थ इशू नहीं है, तो बच्चों को ऑलरेडी आप लोगों को गाइड करना है, या उन बच्चों को खुद समझना है कि अगर मेरे पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में अगर कोई ऐसे हेल्थ इश्यूज हैं, तो आपको वो गलतियां नहीं करनी है जो उन्होंने की हैं। तो आपको प्रिवेंशन बेस्ड अपने डाइट लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं। डाइट में भी दैट डजंट मीन कि आप किसी डाइटिशियन के पास जाओ और कैलोरी बेस्ड या सप्लीमेंट बेस्ड आप ट्रीटमेंट्स जो हैं या फिर डाइट आप फॉलो करना शुरू कर दो। नो, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो तो एक टेम्परेरी चीज है जो कि आपको कुछ न्यूट्रिशन को पूरा कर देंगी या फिर एक्सेस है उसे कम कर देंगी। बट हमारा शरीर खुद न्यूट्रिशन बनाए, खुद अगर एक्स्ट्रा कुछ है खुद ही उसको डिसॉल्व करे, खुद ही टॉक्सिन्स को बाहर फेंके, इसे कहते हैं आयुर्वेदा लाइफस्टाइल एंड आयुर्वेदा डाइट। अगर आयुर्वेदा की मैं बात करूं तो हर एक टॉपिक पे या हर एक डिजीज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आहार विहार के बारे में ही बताया गया है, यहां तक कि कब उठना है, कब सोना है, किस तरीके से सोना है, और क्या क्या हमारे बेसिक रूटीन के कर्म होने चाहिए, सुबह उठने से लेके कुल्ला करने से लेकर के पेट साफ करने तक के क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या प्रोसीजर्स हो सकते हैं, क्या बेस्ट होते हैं, वो तक आयुर्वेद में बहुत बारीकी से पेशेंट पे मतलब लोगों के हिसाब से, अलग अलग प्रकृति के हिसाब से बताया गया है। तो हर एक पेशेंट पे किस तरीके से क्या क्या चीजें अप्लाई हो सकती हैं, वो सब चीजें डिफरेंट है। तो अपने लिए डिसीजन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको करना क्या है, चाहे आप हिम्स में ट्रीटमेंट लो या कहीं पर भी ट्रीटमेंट लो। बट एक बात जरूर सोचो, थोड़ा रुको और ये देखो कि आज तक जितनी भी प्रॉब्लम आई वो आई क्यों, और आने वाले टाइम में क्या आप आंखें बंद करके ट्रीटमेंट करना चाहते हो, या आप प्रॉपर अपना डायग्नोसिस के साथ विद प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ ट्रीटमेंट करना चाहते हो। तो अगर ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हो तो हमें रिजल्ट आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, आज तक कैसा भी पेशेंट हम लोग डील करें और अगर इन्हीं स्टेप्स के साथ चलते हैं तो 1 महीना 2 महीना में 10 20 30% तक रिजल्ट आता ही आता है, ये श्योर है। बट रिजल्ट से अगर आप ये समझो कि हम भी ठीक हो गए बिल्कुल, नो। अगर बीमारी आपको 1 साल पहले पता चल रही है तो दैट मीन्स कि वो 2 3 साल पुराने आपके बॉडी में पनप रही थी, तो उसको ठीक होने तक पहले तो उसके रिपोर्टों में रिजल्ट आने तक टाइम लगेगा, और फिर इंटरनली भी उस वो कितनी गहराई तक है उसे क्योर होने में टाइम लगेगा। लोग कहते हैं अभी मेरा क्रिएटिनिन 4 था अब तो 1 हो गया, 2 3 महीने ढंग से फॉलो करते हैं उसके बाद फिर छोड़ देते हैं। होता क्या है, वो बीमारी फिर एग्रेवेट कर जाती है, क्योंकि है तो आप ही के शरीर में बीज है ना, आपने उसको बाहर से उसके पत्ते काट दिए, डंडी खत्म कर दी, पर अंदर तो है। उसको तक खत्म करने के लिए आपको अपना डाइट लाइफस्टाइल काफी टाइम तक मेंटेन करना पड़ता है। तो आज का जो हमारा वेबिनार है इसी में इसमें मैंने एक ही चीज सोची थी कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों को डिसीजन लेना सिखाऊं कि आपको अपने लिए करना क्या है, और उस जो भी प्रोसेस आप अपने लिए चूज करते हो उससे लिए पहले अपनी डिजीज के बारे में सोचो कि वो डिजीज क्या है, और उसमें आपको प्रिवेंशन की तरफ जाना चाहिए, पैलेटिव ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए, या आपको इमीडिएटली कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। और उसके बाद जब आप हमारे पास आते हो तो फिर हम आपको उसी के अकॉर्डिंगली डील करते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट है हमारे हॉस्पिटल में जाते हैं, कभी डायरेक्टली चले जाते हैं और वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, और हमारे डॉक्टर्स कभी कहते हैं कि सर आप पहले कुछ अपने आप को बेटर कर लो फिर आ जाओ। अब हमें क्या पेशेंट लेने में कोई प्रॉब्लम है, हमारे पास तो अच्छा ना पेशेंट आएंगे बहुत सारे। पर आप खुद सोचिए, अगर हमारे डॉक्टर्स अगर आपको मना कर देते हैं तो देयर इज सम रीजन कि उस टाइम आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है।
क्योंकि मैं बहुत सारे वेबिनार्स देख रही हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन पेशेंट बोल देते हैं कि हम गए थे जी, हमें वापस भेज दिया। अरे वापस भेज दिया, वो आपकी भलाई के लिए भेज दिया, कौन मना करता है पेशेंट को लेने से? कोई हॉस्पिटल बताओ, आप जाओ वो दवाई ना लिख के दे आपको। आप खुद सोचो, हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, हम आपके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं कि आपको किस तरीके का ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगा और उस टाइम पे क्या बेस्ट सॉल्यूशन देंगे। और इतनी सारी चीजें जब आप समझते हो तो आपके लिए क्या डिसीजन लेगा। हम तो अपना वही फर्ज निभाएंगे जो हमें एक पेशेंट के रिगार्डिंग करना होता है। तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि जब भी आपको हॉस्पिटल जाना होता है ना, पहले वर्चुअल ओपीडी पे बात कर लिया करो डॉक्टर के साथ, अपना सारी चीजें बता दिया करो ताकि वो अंडरस्टैंड कर ले। फिर अकॉर्डिंगली जिस डेट्स के ऊपर आपको भेजा जाता है, तो वहां पे आप जाकर के ट्रीटमेंट करा सकते हो। डायरेक्ट भी जा सकते हो, बट डायरेक्ट में वो केसेस जाएं जो बिल्कुल स्टेबल हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब हमारे पास फोन आ जाता है कि मैडम अभी तो हम अभी अभी डिस्चार्ज कराया है आईसीयू से और अभी वो ऑक्सीजन सपोर्ट पे है। तो आप खुद सोचिए, ऑक्सीजन सपोर्ट के पेशेंट को अगर आप थेरेपी दोगे भी तो वो किस तरीके से होगा। बट कभी कभी जब हमारे पास पेशेंट डायरेक्टली आ जाता है तो भी हम उन्हें ट्रीट करते हैं, और तो भी हमारे पास पेशेंट बड़ा अच्छा सरवाइव करता है और अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। बट हम क्या चाहते हैं कि कोई भी किसी भी तरीके से हम जल्दबाजी ना करके बहुत ही तसल्ली से आराम से अपना ट्रीटमेंट करें। तो इसीलिए अपनी वीओपीडी जरूर बुक करा लिया कीजिए, और डॉक्टर से बात करके ही आप जाएंगे तो बहुत बेटर है। और स्टेबल कंडीशन में है तो आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं। तो इसके साथ ही अब हम स्टार्ट करते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पे। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पे मैं हर बात करती हूँ, और आज भी हम दोबारा से इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, पहले तो इस पे बात करते हैं। अब मेटाबॉलिज्म क्या है? हमारे शरीर में कभी भी कुछ भी टूटेगा या बनेगा, वो एक मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है, जिसमें अगर आप खाना खा रहे हो या पानी पी रहे हो तो वो भी आपके बॉडी में जा करके डाइजेस्ट होता है, ब्रेक डाउन होता है, और उसके बाद उसे एनर्जी रिलीज होती है। ऐसे ही जब आप सांस लेते हो, तो जब ऑक्सीजन बॉडी में जाती है, सेल से कार्बन डाइऑक्साइड और अदर जो गैसेस है उसको लेके बॉडी से बाहर फेंक देती है। इसको भी कहीं ना कहीं हम एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस या रेस्पिरेटरी प्रोसेस में ही कन्वर्ट करते हैं इसको। बट जब ये ईंधन अंदर जाता है, यानी ऑक्सीजन अंदर जाती है, तब जब फूड प्रोसेस होता है तो उसमें इसका यूसेज होता है। तो इसे भी हम कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म के साथ कोरिलेट करते हैं। ऐसे ही हमारे बॉडी में सेल्स टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, हर सेल का अपना अपना साइकिल होता है। जैसे अगर मैं रेड ब्लड सेल यानी कि हमारे खून की बात करूं, जो लाल रंग देता है आपको और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रखता है, वो भी 120 दिन के अंदर नया बन जाता है। और कहाँ बनता है? ये बनता भी स्प्लीन में है और टूटता भी स्प्लीन में है। तो वहीं से ही प्रोटीन का प्रोडक्शन या फिर हम कह सकते हैं उसका ब्रेक डाउन सब उधर ही होता है। इसलिए बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं हमें फैटी लीवर तो था, ये पता नहीं स्प्लीनोमेगैली कहाँ से आ गया, ये पता नहीं कब आ गया। नॉर्मली लीवर फेलियर में स्प्लीनोमेगैली बड़ा देखने को मिलती है। खुद सोचो ना, लीवर फंक्शन डिस्टर्ब है, बहुत सारी चीजें हैं, तो ब्लड भी तो डिस्टर्ब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं स्प्लीन पे भी इम्पैक्ट आता है। बार बार इन्फेक्शन होने से भी स्प्लीन पे इम्पैक्ट आता है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, जितना जल्दी आप स्प्लीन को रिकवर कर सकते हो, बट अगर आपने उसमें डिले कर दिया और इधर उधर आपने केमिकल बेस्ड मेडिसिन ली, तो आप स्प्लीन रिकवर नहीं कर सकते, ध्यान रखना। आयुर्वेद में बेस्ट ट्रीटमेंट है जो नेचुरली आप स्प्लीन को, लीवर को, पैनक्रियास को, इन सबको हीलिंग मोड में लाके ट्रीट कर सकते हो, राइट। बट इमरजेंसी या कुछ ऐसा है मैनेजमेंट के लिए, वी कैन गो फॉर एनी एलोपैथिक ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट। और उसके बाद अगर हीलिंग और क्योरेटिव की बात करूं, तो ऑर्गन रिलेटेड या और चीजों के लिए आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी बेस्ट ट्रीटमेंट्स होता है। और इसी तरीके से जब हमारे पास मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स यानी कि हमें रूटीन के काम करने में अगर दिक्कत आने लगे, ये जैसे वीकनेस आना, यूरिन में कोई प्रॉब्लम आना, पेट साफ होने में दिक्कत होना, एसिडिटी होना, नींद का गड़बड़ा जाना, हेयर फॉल होना, स्किन रिलेटेड इश्यूज होना, बॉडी पे दाने हो जाना, या फिर पैरों में झनझनाहट, सुनपन, कमर में दर्द होते रहना जबकि किसी का रीजन ही समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारी फीमेल्स हैं वो बोलती हैं कि मुझे तो सर दर्द रहता है, मुझे तो वीकनेस ही आ जाती है, चक्कर आ जाते हैं। बेचारे वो अपना टेस्ट कराते हैं इधर उधर हॉस्पिटल में, जा कहते हैं इनको तो कुछ नहीं है, दो दवाई दे देते हैं,
2 4 6 महीने ऐसे चलता है, बाद में घर वाले ही बोलते हैं कि भाई ये तो साइको पेशेंट है, इसको तो ऐसे ही होता रहता है। जबकि ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम होती है उन फीमेल्स को, क्यों? क्योंकि उनको घर का काम, बहुत सारी और चीजें भी करनी होती है, मेंटल स्ट्रेस रहता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो एक फीमेल को बियर करना पड़ता है। और उसके बाद ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अगर हैं और वो बता रही है और वो टेस्ट में नहीं आ रहा, तो दैट डजंट मीन कि उसको प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है। उसके लिए क्या चीजें हेल्पफुल रहेंगी, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जिसमें आचार्य जी बार बार एक बात बताते हैं, अपनी शुद्धि करा लो। उन्होंने अपना हॉस्पिटल्स के नाम भी शुद्धि रख दिया इसी चक्कर में कि एटलीस्ट सभी जगह पे ये चीजें गूंज जाएं कि भाई एक ही इलाज है, वो है अपने शरीर की शुद्धि कराना, डिटॉक्सिफाई करना खुद को। क्योंकि अगर ये कराओगे तो ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये आज आज क्या, बहुत साल पहले भी राजीव दीक्षित जी भी यही बात बोलते थे, बाबा रामदेव भी यही बात बोलते हैं, हम भी यही बात बोलते हैं। अब देखो कितने सारे लोग जुड़ के एक ही बात सबको समझा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको समझनी चाहिए ये बात। और अपने शरीर को कैसे हेल्दी रखा जा सकता है, उस पे काम करना चाहिए। और इनफैक्ट हमारे भारत की आयुर्वेद पद्धति इतनी वास्ट है और इतनी अच्छी अच्छी चीजें इसमें बताई हैं, तो आप लोगों को भी खुद एक्सप्लोर करके या जो जो चीजें हमसे सीखते हो वो आसपास लोगों में बताया करो। क्योंकि मुझे लग रहा है जिस एज ग्रुप के हमारे साथ लोग जुड़े हैं, कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम्स हैं, और कहीं ना कहीं आपके आसपास के जो आपके एज ग्रुप के लोग हैं उनमें भी कहीं ना कहीं ये हेल्थ इश्यूज होंगे। तो सोचो, हमारे बताए हुए कुछ चीजों से आप में कुछ बदलाव आएगा, तो आपसे कितने लोगों में बदलाव आएगा। और हमारा जो पूरा भारत है वो हेल्दी ही रहेगा। तो जब कोई बीमार ही नहीं पड़ेगा तो अच्छी बात है ना। तो हमें प्रिकॉशनरी चीजों पे भी फोकस करना है, हमें क्योरेटिव चीजों पे भी फोकस करना है। और एलोपैथी बुरी नहीं है, उसकी भी कुछ ऐसी अच्छी चीजें हैं, हमने उसको भी ऑप्ट करके चलना है। पर करोड़ों का शरीर है, डिसीजन आपको लेना है कि क्या करना है। और उसके लिए हमारे, आप बीओपीडी में बात कर सकते हो, डॉक्टर रितु हैं हमारे साथ, बहुत साल से हमारे साथ जुड़ी हैं। और जहां तक मैंने फर्स्ट टाइम से इनके साथ काम किया है, और बहुत सारे पेशेंट में बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट दिए हैं। हमारे क्लिनिक्स के सारे डिपार्टमेंट्स में इन्होंने सारे डॉक्टर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके काम किया है और बहुत जबरदस्त रिजल्ट भी दिए हैं इन्होंने। और इनके केसेस भी मैं देखती रहती हूँ, बहुत अच्छे केसेस देखती हैं ये। तो डॉक्टर रितु, आप अपना नंबर शो करो, और अगर आपको इनसे बात करनी है या इनकी पूरी टीम से बात करनी है तो आप इस नंबर से अपने वीओपीडीज बुक कर सकते हो, 7710371037। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के लिए अगर बेस्ट आपने कहीं कोऑर्डिनेट करना है, तो यू कैन कोऑर्डिनेट विद डॉक्टर रितु एंड हर टीम, जो कि पूरी इन्हीं चीजों के ऊपर फोकस होकर के काम कर रही है। और आज से नहीं, 10 साल से तो, 7 8 ईयर से तो मैडम मैं आपको देख ही रही हूँ, जितने अच्छे पेशेंट्स हम लोग रिजल्ट दे रहे हैं, सारी चीजें। सो आई होप कि आज हम दोनों मिलके आप लोगों की क्वेरीज को हैंडल करेंगे, अच्छे अच्छे रिजल्ट्स भी आपको दिखाएंगे। और आज हम आपको एक ऐसा रिजल्ट भी दिखाऊंगी जिसमें एक पेशेंट हमारे पास आई थी जिनको फाइब्रॉइड्स थे। और फाइब्रॉइड्स, 9 साल से वो परेशान थी फाइब्रॉइड्स को लेके, और उसकी वजह से उनको बेबी नहीं हो रहा था। कल ही हमारे पास एक न्यूज आई है कि उन वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। तो उसकी रिपोर्ट्स भी मैं शेयर करूंगी, और हर अपने वेबिनार में मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ ऐसे केसेस शेयर करूं जिसमें हमें बड़ा खुशी होती है। अभी भी 8 सेंटीमीटर का तो फाइब्रॉइड है, पर हम फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट कर रहे थे, उसके साथ वो कंसीव भी कर गई हैं। सो ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही सबको रिजल्ट अच्छे अच्छे आने चाहिए। तो थोड़ी देर में मैं वो रिजल्ट भी दिखाऊंगी। और हमारे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, जिनको बहुत जबरदस्त रिजल्ट आए हैं। डॉक्टर नरेश त्रेहान क्या कहते हैं, जो कि एलोपैथी के जाने माने डॉक्टर हैं, जो मेदांता के हेड हैं, वो भी क्या बोलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और शुरुआत करते हैं हम लोग कुछ ऐसी क्वेरीज से। बट मेरी रिक्वेस्ट है कि जो जो लोग मेरे से क्वेश्चन करें, आप अपना एज, हाइट, वेट बताएं, अपना ब्रीफ में अपनी प्रॉब्लम बताएं, और मैं सॉल्यूशन आपको ये दूंगी कि ये ट्रैक आपको फॉलो करना है। और उसके लिए, डिटेल के लिए आपने अपना नंबर व्हाट्सएप चैट में ड्रॉप कर देना है। डॉक्टर रितु पर्सनली अपनी टीम के साथ आपके साथ आज ही कोऑर्डिनेट करेंगी, और सारा हम आपको सॉर्ट करके फिर जहां जहां पे आपका बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है हम वहां पे अप्लाई करेंगे। ठीक है? तो मैडम स्टार्ट करते हैं। वर्षा यादव।
हेलो। हेलो। जी। हाँ जी, मैम बोलिए। नमस्ते मैम। हाँ जी, नमस्कार मैम। हाँ जी, बताइए। मैम, मैंने जो लास्ट वेबिनार हुआ था उसमें आपसे बात की थी। ओके। तब आपने मेरे को नंबर दिए थे, तो उनका मेरे पास मैसेज भी आया था। तो हम्म मैंने उन उस नंबर पे रिपोर्ट सेंड किए थे। तो हम्म। उनका 2 दिन तक मैं कर नहीं पाई, कहीं बाहर थी। तो फिर बाद में मैंने रिपोर्ट सेंड किए तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया मैम। ओके, कोई बात नहीं, मैं अभी आपको रिस्पॉन्स करवा देती हूँ। आप अपना नंबर शेयर कर दो। डॉक्टर रितु, सेवन अभी टू आपके पास कोई बैठे होंगे? नहीं, आप मैसेज में डालिए मैडम। मैं अभी हाँ कॉल जी, ठीक करवा है मैम। देती हूँ आपको। डॉक्टर ओके रितु। मैम। डॉक्टर रोहित है मैम। हाँ, डॉक्टर रोहित, आप अलाइन करवा दो किसी डॉक्टर को, नंबर देके अभी बात करवा दो, ठीक है? ठीक है वर्षा जी, आपको अभी कॉल आ जाता है। ओके मैम, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। सीता देवी। हाँ जी, सीता देवी। नमस्कार मैम, मैं उनका हस्बैंड बोल रहा हूँ। हाँ जी। मैम, मैं अपने नज़दीकी क्लिनिक में, सूदी क्लिनिक में, मैं बिहार से बोल रहा हूँ। तो ओके। डिस्ट्रिक्ट में गोपालगंज में है एक क्लिनिक, सूदी क्लिनिक का। गोपालगंज में, हाँ जी है। वहाँ पे हम लोग हस्बैंड वाइफ दोनों गए थे, क्योंकि हमारी ठीक। शादी को 10 साल हो गए हैं हाँ और जी। कभी भी कंसीव नहीं हुआ है। ओके। जी। तो एक्चुअली प्रॉब्लम हमारे अंदर में भी है, जो 50 मिलियन से नीचे काउंट कम है। अच्छा। और जो हमारी वाइफ है, उनकी भी प्रॉब्लम है कि जो उनकी पीरियड है रेगुलर नहीं है। हम्म। 2.5 महीने, कभी 3 महीने, कभी 45 डेज ऐसा होके कभी हम्म। आता है। ठीक है। तो वहाँ जाने के बाद वहाँ जो डॉक्टर थे, उन्होंने अ, कुछ जांचें लिखी जो हमने हम्म करवाई, समथिंग 14,000 के करीब हुआ। हम्म तो वो दिखाने के बाद उन्होंने कहा कि आपको पंचकूला जाना पड़ेगा। हम्म। जी। आप पटना जा सकते हो, पटना चले जाओ। जी, पटना तो हम जा सकते हैं। तो पटना ही अरेंज कराते हैं। आप ना अपना नंबर ड्रॉप करो, मैं आज आपसे बात करती हूँ, और रिपोर्ट्स वगैरह शेयर करवा देना। और जी। फिर हम आपका ट्रीटमेंट प्लान बना के आपको पटना कर देते हैं। अभी मैं आज एक ठीक। रिपोर्ट भी दिखाऊंगी आपको, बहुत अच्छा रिजल्ट आया उसको। ठीक ठीक है है मैम। सर। एक्चुअली प्रॉब्लम है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, आपकी प्रॉब्लम अगर 50 मिलियन है तो ये 100 भी हो जाएंगे, टेंशन ना लो। और जहां तक जी। मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, 15 दिन में रिपीट कराएंगे टेस्ट, आप देखना कितना अच्छा रिजल्ट आएगा आपको। ठीक है मैम, तो ठीक है, मैं चैट बॉक्स में अपना नंबर ड्रॉप करता हूँ। नंबर डाल दीजिए। आपको कोऑर्डिनेट करेंगे आपके साथ डॉक्टर अमितेश, ठीक है? ठीक है मैम। डॉक्टर अमितेश बात करेंगे। डॉक्टर रितु, ये नंबर उनको शेयर कर दीजिएगा आप, ठीक है? ओके मैम। ओके ओके, थैंक यू। सोना भी आनी। हेलो। हेलो। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी। मैम, मेरे हस्बैंड की है ना डायबिटिक बहुत ज़्यादा है ओके। ना। और मेरी यहाँ पे बात हुई थी, शायद डॉक्टर रितु से भी हुई भी है, और मैं वडोदरा से बोल रही हूँ। पर हम्म जब हम लोग उस क्लिनिक में गए ना, तो वो चार्जेस बहुत हाई है वहाँ पे। हम्म। तो हमने अभी कुछ किया नहीं है, लेकिन उनका HB A1 जो 3 महीने वाली टेस्ट होती है, हम्म। उसमें उनका रेंज आ रहा है 12, ओके 12। ओके। और मेडिसिन तो चालू है। हम्म और जो आचार्य जी ने जो बताया था, उकड़ू हम्म। बैठ के पानी पीना, वो सब वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक पर है। मैम, वो थोड़ा इंस्टेंट रिजल्ट आना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है? ओके, इंस्टेंट रिजल्ट तो आपको आ ही जाएगा। मेडिसिन स्टार्ट कर दी ना आपने? मेडिसिन हम लोग वहां जब गए थे, तो उन्होंने मुझे 6,000 की मेडिसिन बोली। हाँ तो जी। हमने वो मेडिसिन ली नहीं है, क्योंकि अगर मतलब वो काफी कॉस्टली हो रहा है हम लोगों के लिए, इसलिए मैंने नहीं ली। मैं सिर्फ वो फॉलो कर रही हूँ जो हम लोग यूट्यूब पे आचार्य जी का देखते हैं, वो फॉलो हम्म। कर रही हूँ अभी। उसके बाद आपको शुगर लेवल आपने टेस्ट किया अपने? शुगर देखिए, वैसे उनकी खाने के बाद ही बढ़ रही है। अभी जो रैंडम में चेक करी थी, तो 270। हम्म। और ये करीबन उन मतलब ये प्रॉब्लम है कि वो खाने के बाद ही बढ़ती है उनकी शुगर। ओके और मतलब 270, अगर गेहूं की रोटी खा ली तो फिर वो 280, 290। लेकिन 1 साल से उनका जो HB A1 है ना, वो वाली, वो 12 ही है। ओके। मुझे ये बताओ मैम कि आपका आपके हस्बैंड जो है वो भी एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं कोई? हाँ, ले रहे हैं। ओके। हाँ।
ठीक है, तो देखो मैडम, ट्रीटमेंट तो आपको स्टार्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हाँ। ये नहीं नेचुरली भी कंट्रोल आ रहा तो एक बार कंट्रोल करो। और कोई भी जो ट्रीटमेंट है ना, एक मैं आपको बात समझाती हूँ, कोई भी हम्म ट्रीटमेंट महंगा नहीं होता। अगर आप दो हम्म तीन महीने भी ढंग से इसको फॉलो कर लोगे ना, तो हो हम्म सकता है एलोपैथी मेडिसिन कम होकर के आप नेचुरली आप उसको फॉलो करोगे। आप सारी हम्म जिंदगी भी तो दवाई खाने के लिए तैयार ही थे ना। हम्म। अगर 2-3 महीने कुछ मेडिसिन से अगर शुगर आपकी डाउन हो जाए, प्लस HbA1c भी बेटर हो जाए, और HbA1c के साथ एक सी पेप्टाइड टेस्ट और करवाओ, वो भी अगर अच्छा, नॉर्मल आ जाए तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। फिर मैनेजमेंट और इन्हीं डाइट लाइफस्टाइल से फॉलो हो जाएगा, क्योंकि आप कर रहे हो फिर भी कंट्रोल नहीं आ रहा ना। बात ये है मैम कि वो जो जितनी दवाइयां दे रहे थे ना वो बहुत सारी थी, मैडम, अराउंड इसलिए 6-7 इसलिए ज्यादा, मेडिसिन थी। देखो और वो दवाइयां इसलिए ज्यादा होती हैं, समझो मेरी बात को। हम हम्म मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पे आज बात कर रहे हैं। शुगर के लिए अगर आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना है, हम्म तो हमारे पास का फायदा ही नहीं है ट्रीटमेंट करने का। बताती हूँ क्यों। क्योंकि डायबिटीज के लिए मेजर जो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म। अगर वो अच्छा नहीं था, तभी तो आपके पेनक्रियास के जो बीटा सेल्स हैं उन्होंने काम करना कम कर दिया, या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई, या फिर हम्म आपके बॉडी में ऐसे एंजाइम्स हैं जो नहीं रिप्रोड्यूस हो रहे, या किसी हम्म चीज को इनहिबिट कर रहे हैं। तो हम्म आप क्या अपने बॉडी के साथ करना चाहते हो, ये अगेन मैं वही बात करूंगी कि आपको ही डिसाइड करना है मैडम क्या करना है। नहीं डायबिटीज, जैस आज तक मेरा रिकॉर्ड है, मतलब मैं अपनी बात करती हूँ, आज तक हाँ एक भी ऐसा पेशेंट नहीं आया जिसको रिजल्ट ना आया हो। नहीं तो मैम जैसे वो आपके वहाँ पे ये मसाज और ये सब होता है, एक्चुअली हम लोग वो चंडीगढ़ या मेरठ वाली आपकी जो क्लिनिक है वहीं आना चाह रहे हैं, लेकिन मतलब वो उनका ये कहना है कि मैं वो जो आपकी ट्रीटमेंट होती है ना वहाँ पे, हाँ जी। वो वहाँ पे रह के लेने के इच्छुक है मेरे हस्बैंड। हाँ, तो ऐसा कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है। और जब तक आपका प्लान बनता है इधर आने का, आप मेडिसिन तो स्टार्ट करो। आपका तो 1 महीने में बेटर होने वाला है। तो वो मेडिसिन में ऐसा कुछ कम ज्यादा नहीं हो सकता क्या मैम, क्योंकि अच्छा एक्चुअली मैडम, है एक ना बात बताओ, अगर उनको अगर उनको आपके है ना, बॉडी के कॉज पे काम ही नहीं किया तो रिजल्ट कैसे आएगा। नहीं मेरा ये कहने का है जितनी मेडिसिन उस दिन वो दे रहे थे ना, हाँ उनको जी। एक्चुअली कोई भी जैसे ये ले लेते हैं ना दवाई आयुर्वेदिक, अभी एलोपैथी तो चल ही रही, तो उनको हीट बहुत हो गई है, ऐसा करते मतलब हैं ना, उनका फिर तो पूरे देखो, फिर एक ही ऑप्शन है मैडम। आप हम्म एडमिट होकर के ट्रीटमेंट कराओ, उसमें मेडिसिन आपको स्टेप बाय स्टेप देंगे, और मेडिसिन के उस टाइम कोई चार्जेस नहीं होते हैं। हम इन हाउस ही अच्छा मेडिसिन देते हैं, तो जो मेडिसिन आपको सुटेबल होगी वो हम आगे कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है। ठीक तो है। हाँ, और वहां पे आने के मतलब क्या अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ेगा मैम? हाँ जी मैडम, अभी तो बिल्कुल हॉस्पिटल पूरा हाउसफुल है, 10-10 दिन की वेटिंग चल रही है। तो आपको जो भी डिसाइड करना होगा, आप एक बार फोन पे बात कर लेना, अकॉर्डिंगली फिर प्लान कर लेना। ठीक है, ओके। ठीक है। आप अपना हाँ नंबर ड्रॉप कर दो, डॉक्टर रितु आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगी। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। नेक्स्ट। अनीता शाह। अनीता शाह। अनीता साहा। शाह। भागीरथ सिंह। हेलो, नमस्ते मैम। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। मैम मेरी मिसेज को है वो बल्कि यूटेरस की प्रॉब्लम है। ओके। तो ये डॉक्टर कहते हैं कि यूटेरस रिमूव होगा। एज कितनी है आपकी वाइफ की। एज है मैम 43। 43। जी। ओके, और पीरियड्स कैसे आ रहे हैं इनको, हैवी फ्लो तो नहीं हो रहा। पीरियड्स तो बंद है मैम, कितना टाइम हो गया। लगभग 4-5 साल हो गए। अच्छा। और जी 4-5 साल पहले यूट्रस की क्या कंडीशन थी इनकी। मैम, उस टाइम भी बोला गया था कि भाई ये यूटेरस रिमूव होगा, तो एडमिट भी करवा दिया था हॉस्पिटल में। हम्म। फिर उन्होंने जैसे डायग्नोस किया दूरबीन डाल के, हम्म। फिर मना कर दिया डॉक्टर ने कि भाई इसका यूटेरस अगर रिमूव करेंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं हो हम्म। पाएगा यहाँ तो बड़े हॉस्पिटल में दिल्ली जाओ या जयपुर जाओ। ठीक है। हाँ, 3 दिन एडमिट रखा था, फिर उन्होंने मना कर दिया। फिर मैं जयपुर लेके गया, जयपुर भी डॉक्टर ने देख के मना कर दिया भाई दवाइयों के सहारे ही इसको रखो, ओके। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है।
अभी इनको क्या कॉम्प्लिकेशन आ रही है? अब मैम इनको पेट में दर्द होता है निचले हिस्से में बहुत ज्यादा। ओके, ठीक हाँ। है, तो ऐसा कर लेते हैं, एक बार आप अपना नंबर शेयर करो, मैं आपकी वाइफ से एक बार बात कर लेती हूँ। जी देखो, मैम। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी मेनोपॉज हो जाता है फीमेल्स में, तो जी। ऑटोमेटिकली यूट्रस का साइज धीरे धीरे करके श्रिंक करता है। ठीक जी है, मैम। बट जी। अगर ये नहीं हुआ और बल्कि यूट्रस ऐसा ही है, तो दैट मीन्स कि इनको हार्मोनल इशू है, और हो सकता है ये कहीं ना कहीं कैंसरोजेनिक भी हो सकता है, तभी जी ये मैम। ठीक नहीं हुआ, और इसीलिए हो सकता है पहले भी डॉक्टर्स ने इसको रिमूव करने से मना कर दिया हो। तो उस टाइम से ही 2020 की बात है, तब से फिर इसका वो पीरियड भी बंद हो गया था। हाँ, तो ऐसा करेंगे सर, एक बार मैं पर्सनली इनसे बात करूंगी, रिपोर्ट्स जी वगैरह मैम। देख लेती हूँ, और फिर जी मैम। अकॉर्डिंगली डिसीजन लेंगे। इसको बहुत लाइटली वे में नहीं चलते, और सर्जरी तो मुझे लग रहा है अभी ऑप्ट नहीं करेंगे। मेरे पास बहुत ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिसमें बल्कि यूट्रस, एडेनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस, बहुत अच्छे से रिजल्ट आता है पेशेंट को। सो जी डोंट मैम। वरी, पहले केस एक बार अच्छे से देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। और हॉर्मोन्स के कुछ प्रोफाइल्स मुझे कराने पड़ेंगे, ताकि मैं देखूं कि अभी जी। करंट सिचुएशन इनकी क्या चल रही है, फिर अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे। और हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी थेरेपीज हैं, मैं आपको बताती हूँ। हम लोग ना पेल्विक रीजन में लीच लगाते हैं फीमेल्स को, जिनको जी मैम। बल्कि यूट्रस है, एएमएच लो है, या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। आप सोच नहीं जी। सकते, मैंने 15-15 दिन में पेशेंट्स को रिजल्ट आते देखा है। सो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। पेल्विक धारा है, लेप है, योनि धावन, पिच्चू, अलग अलग हर्ब्स के साथ रहता है, देयर, मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो आप एक बार मेरी इनसे बात कराओ, पहले मैं इनका डायग्नोसिस बनाती हूँ कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है। उनके कोई डाइटरी कुछ ऐसी चेंजेस है, तो फिर उनके डाइट में चेंजेस सब करवाएंगे, और फिर हम लोग रिजल्ट देखेंगे। और मुझे लगता है आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि आप जैसे जी। केसेस मेरे पास ऑलरेडी चल रहे हैं, और इनको रिलीफ भी है काफी अच्छा। सो सर्जरी तो सोचो मत अभी बिल्कुल भी, पहले हम इनके जी सारे मैम। बेसिक इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, और उसके बाद आगे चलते हैं। अभी मैंने 5-7 दिन पहले अल्ट्रासाउंड कराया था इसका। हम्म। तो उसमें वो बता रहे थे भाई 3 वो आई हैं, फाइब्रोइड्स, रसोली। कोई बात नहीं, वो एक बार देख लेंगे, पर ये हो क्यों रहा है ना, इसके लिए जी हमें मैम। हॉर्मोन्स के टेस्ट कराने पड़ेंगे। जी। ईस्ट्रोजन, जी। प्रोजेस्टेरोन अगर बॉडी में गड़बड़ाता है तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर जी वो मैम। बिगड़ा हुआ है तो हमें उसको मैनेज करना पड़ेगा। जैसे ही वो मैनेज होगा तो हो सकता है ये धीरे धीरे अपनी शेप में वापस आ जाए, और थ्रू डिस्चार्जेस ये निकल जाता है। कभी कभी फीमेल्स में ऐसा भी होता है, पीरियड दोबारा आने शुरू हो जाते हैं, और पीरियड्स के अच्छा। थ्रू निकल जाता है। मे बी ये मेनोपॉज का कंडीशन ना हो, बल्कि यूट्रस की वजह से पीरियड्स रुक गए हों, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो मुझे एक हाँ बार हो डायग्नोसिस सकता है। अच्छे से बनाने दो, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे इस पे काम। जी मैम। ठीक है सर, तो आप अपना ठीक नंबर है। ड्रॉप करो, डॉक्टर रितु, आपने इनसे बात करके, और फिर आपने मुझसे कोऑर्डिनेट करना है। आप पर्सनल केस लोगे ये वाला, ठीक है? ओके। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट। कल्याण सिंह, अनीता साहा, अर्चना भार्गव, हाँ, कल्याण सिंह प्रेजेंट है, कल्याण सिंह। कल्याण सिंह। जी सर बोलिए। कल्याण जी बोलिए। जी मैं एक किडनी पेशेंट हूँ। हाँ जी सर। तो पहले भी बात हुई तो बात नहीं हो पाई, तो अब क्या करना है? जैसे कि डायलिसिस चल रहा है ओके, हफ्ते में 2 बार। ठीक है। आगे के लिए क्या सहायता मिल सकती है इलाज के दौरान? अभी मुझे बताओ कि आप कभी हॉस्पिटलाइज हुए हो? नहीं, अभी मैं इंदौर हूँ। हम्म। डायलिसिस चल रहा है अभी तो। कभी छाती में पानी भरा हो पहले कभी? हाँ, डायलिसिस मतलब होता है तो निकल जाता है पानी। पहले 2 महीने पहले भरा हुआ था। पहली बार डायलिसिस कब हुआ है आपका? 29 जनवरी को। अच्छा, और उससे पहले पहली बार पता कब चला कि क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है? 1 साल पहले से पता चल रहा था कि मतलब क्रिएटिनिन बढ़ रहा है। अच्छा, और कितने साल के हो आप? 30। 30। और हुआ क्या था जब आपको पहली बार आपने क्रिएटिनिन चेक कराया? बीपी हाई था, सिर में दर्द होता। फैमिली में है किसी को? फैमिली में, हाँ शायद पिताजी को था। अच्छा, किडनी में सिस्ट वगैरह या बार बार पथरियां बनती थी? नहीं।
सीधा आपको बस हाई बीपी हुआ, चेक कराने गए, क्रिएटिनिन बढ़ा मिला, है ना? हाँ हाँ और फिर साल से दवाइयां खा रहे थे और एक दिन हाँ क्रिएटिनिन बढ़ गया हाँ और वो बढ़ता रहा, दवाइयां खाते रहे और फिर डायलिसिस कराना पड़ा क्योंकि सांस की दिक्कत आ गई होगी। हाँ हाँ। ठीक है। कल्याण जी, अभी तो आपकी एज ही बहुत कम है, 30 इयर्स के ही हो, तो इसको हम्म। रिवर्सल पे आज से काम करोगे तो बड़ी अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे क्योंकि अभी आप यंग हो। ठीक है। और ये भी हाँ, पॉसिबिलिटी है डायलिसिस जो है आपके कम भी हो जाए। तो वही तो क्या करना है, और डायलिसिस बंद हो सकते हैं कि नहीं? डॉक्टर ने तो ट्रांसप्लांट की बोल दिया है। पेशेंस है आप में? क्या? पेशेंस है? सब्र रख अब- सकते हो थोड़ा? हाँ हाँ। अगर सब्र है तो हम्म। पॉसिबल है। ठीक है। अच्छा। आप कहाँ से बात कर रहे हो? इंदौर से। इंदौर से बात कर रहे हो? हाँ तो आप मुझे बताओ, डेराबस्सी आ सकते हो? जी, कहाँ पड़ता है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ मतलब देखो, पॉसिबल हो तो कहीं भी आ सकते हैं। पॉसिबल है, इसलिए ही बोल रही हूँ, नहीं मैं बोलती ही नहीं। हाँ, जैसे अपना डायलिसिस बंद हो जाए, क्रिएटिनिन कम हो जाए, और और मतलब स्वस्थ हो जाए, कहने का मतलब ये है। बिल्कुल स्वस्थ ही होगे, पर मैंने एक ही बात बोली, पेशेंस रखना थोड़ा सा। जैसे जैसे हम्म। स्टेप्स बताएंगे फॉलो करते रहना। आपके कितना थ्रू समय? अभी सुनो क्या होता है। सबसे पहले तो किडनी की प्रॉब्लम समझो। किडनी की हम्म प्रॉब्लम, जब भी बहुत सारे फैमिलीज में ऐसा होता है कि बीपी है, शुगर है, थायराइड है, लॉन्ग टर्म इनकी दवाइयां खा रहे होते हैं, या फिर हम्म बचपन से ही किसी को कोई प्रोटीन लीकेज की प्रॉब्लम है, आईजीजी नेफ्रोपैथीज हैं, या फिर बचपन से ही किडनी एक श्रिंक है या छोटी है, या है ही नहीं एक किडनी, तो ऐसे हम्म। ऐसी तरह की प्रॉब्लम्स की वजह से, या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस इंड्यूस्ड अगर किसी को हाइपरटेंशन रहता है, बीपी बढ़ता है, तो अचानक से एक बार पता चलता है कि भाई क्रिएटिनिन जो है 1 पहुंच गया, 2 पहुंच गया या 3 पहुंच गया। उस टाइम पे हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास भागते हैं और वो फटाफट से आपको दवाइयां देते हैं कि ये 3-4 दवाइयां सारी जिंदगी खानी पड़ेगी, खाते रहो, और अगर क्रिएटिनिन बढ़ता जाएगा तो फिर एक दिन डायलिसिस कराना पड़ेगा। तो हमें लगता है यही इलाज है और हम उसी रास्ते चलते रहते हैं, जबकि हाँ इसको स्टार्टिंग में रिवर्स कर सकते हैं। बट हाँ एनी हाँ हाउ, चलो कोई बात नहीं, आपको नहीं इतना पता था तो आप चले गए, अब डायलिसिस भी स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो हाँ हाँ सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि डायलिसिस जो है जिस टाइम आपका शुरू हुआ था, हम उस टाइम की एक बार रिपोर्ट्स आपकी देखेंगे जब आपसे अलग से बात होगी, फिर हमें हाँ पता हाँ। चलेगा कि एक्चुअल में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हुई थी। हम उसी पे ही काम करते हुए धीरे धीरे कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स और पंचकर्मा की कुछ थेरेपीज आप पे हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हॉट वाटर इमर्शन बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग करवाते हैं। साथ में हम हम्म लोग हेड डाउन टिल्ट एक थेरेपी होती है, शिरोधारा, और साथ में किडनी धारा, किडनी में हम लोग पिच्चू भी रखते हैं, नाभि बस्तियां कराते हैं, लीच थेरेपीज करते हैं। तो इन सब ट्रीटमेंट्स के बाद होता क्या है, धीरे धीरे करके शरीर में कुछ इंप्रूवमेंट्स आती हैं। और डायलिसिस भी हम लोग धीरे धीरे करके, जैसे अगर आप 2 या 3 दिन में करवा रहे हो तो हम एक एक दिन डिले करते जाते हैं। और डायलिसिस अच्छा। इन हाउस हमारे पास ही होता है, तो आपको इधर उधर भागने की भी जरूरत नहीं होती। तो वहीं पे ही हम्म हम ट्रीटमेंट के साथ, अगर रिक्वायर्ड होता है तो हम डायलिसिस आपका करवा देते हैं हमारे सेंटर में। और उससे बेनिफिट ये मिलता है कि जब आप यहाँ से घर जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपका डायलिसिस का टेन्योर कम होके ही आता है। कि भाई अभी अगर आप हफ्ते में 2 बार करा रहे हो तो हो सकता है जब आप डिस्चार्ज के टाइम पे जाओ तो 10 दिन या हम्म। 15 दिन में 1 या 2 बार ही कराना पड़ेगा। और अच्छा। फिर आप पेशेंट से जब मेडिसिन वगैरह आगे कंटिन्यू करते हो, अगर आपने उस सिचुएशन में भी उसको स्टेबल करके रखा, तो फिर हम आपको दोबारा हफ्ते 10 दिन के लिए दोबारा बुला के और ज्यादा हम इम्प्रूवमेंट करके देते हैं। क्योंकि देखो, डायलिसिस कम करना ये पॉसिबल नहीं है कि आप घर बैठे डायलिसिस कम हो जाएगा, वो डॉक्टर की हम्म ऑब्जर्वेशन में होगा। क्योंकि होता क्या है, नॉर्मली हम लोग दवाई खाते हैं, पता नहीं चलता, और कम कैसे होगा, तो उसके लिए डॉक्टर अपने ऑब्जर्वेशन में ही चेक करता है कि दवाइयां सबका जैसे जैसे असर आ रहा है। जैसे अभी आपको 2 या 3 दिन में ब्रेथलेसनेस स्टार्ट होती होगी या सूजन स्टार्ट होती होगी, तो मेडिसिन हाँ। से हो सकता है 3 दिन बाद हो, तो हम्म। ऑटोमेटिकली आपका डायलिसिस जो है कम हो गया ना। हफ्ते में 2 बार हाँ। करा रहे हो तो हो सकता है हफ्ते में एक ही बार कराना पड़े। सही पर है। उसको शरीर से सपोर्ट कौन देगा, या अगर मॉनिटर कौन करेगा? वो ऑब्जर्वेशन में होता है सर। तो इसीलिए एडमिशन रिक्वायर्ड है, वो भी वहां स्पेसिफिकली जहां पे डायलिसिस यूनिट साथ में हो। तो हमारे डेराबस्सी में बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं रीनल फेलियर्स के, आपने देखा ही होगा, आज से 3 साल 4 साल पहले से ये हमारा पूरा चल रहा है और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। अभी हमारे एक तो पेशेंट है बेटा, एक वो बच्चा है
जिसका एक वीडियो आचार्य जी ने अभी रिसेंट बनाया था, तो वो भी आप एक बार अभी दिखाना। बहुत अच्छे कल्याण जी रिजल्ट्स आते हैं। आप स्ट्रेस टेंशन मत लो, आप अपने डिसीजन लो क्या करना है। फिर आपसे हमारे डॉक्टर एक बार बात कर लेंगे और आपको और अच्छे से समझा देंगे। फिर आप डिसाइड करो आपको क्या करना है, आओ ट्रीटमेंट कराओ और अच्छे होके जाओ। इसमें कितना खर्चा आएगा? वो एक बार ना आपकी रिपोर्ट्स वगैरह हम सारी देख लेते हैं, क्या क्या थेरेपीज आपको करनी पड़ेंगी, वो अकॉर्डिंगली बना के आपको सारा गाइडेंस दे देंगे। आप 10-15 मिनट आराम से बात करके समझ के फिर डिसीजन लेना। ठीक है? ठीक है। ठीक है डॉक्टर रितु, मैडम कल्याण जी से आप बात करोगे। ठीक है। मैडम मेरा नाम पल्लव है और मैं पटना से बोल रहा हूँ। हाँ जी सर। मैडम इसमें ये मैंने आपसे एडवाइस लेना था अपनी मदर के लिए। शी ओके इज अ 74-year-old लेडी, ओके। है ना? हाँ एंड जी। शी इज अ डायबिटिक फॉर पास्ट 35 years, ओके 30 years, and she has a COPD ओके। issue for last 15 years. ठीक है। Some 8-10 years back, if some 5-7 years back, she had a high level of creatinine, तो CKD भी उनको हुआ जो generally 1.8 के करीब रहता था. ठीक है। In recent past, it has very recent past, it has got elevated to 3.1. ओके इसके बाद दिसंबर में मम्मी गिर गई थी और उनके माथे पे जो चोट लगी थी वो प्रेशर बढ़ा था, तो बर होल प्रोसेस एक होता है मैम, तो बर होल प्रोसेस किया था वो। इट्स माइल्डर न्यूरो में जो एक छोटा सा एक प्रोसीजर है, तो ठीक है। वो किया गया था बर होल ऑपरेशन। हम्म और उसके बाद ही हम्म उनके पेट में पानी आने लगा, विच इज एसाइटिस, एब्डोमेन एरिया में। हम्म तो ये दिसंबर की बात है, हमने पहली बार 14 जनवरी को उनकी टैपिंग करवाई थी हम्म। और तब से ये मैटर वैसे ही परसिस्ट कर रहा है। शी इज हैविंग रेगुलर, शी इज रिक्वायरिंग रेगुलर टैपिंग ओके फाइन। given her age हम्म and the comorbidities that we discussed. हम्म। Do we have a solution to this? कुछ ओके। आराम जिससे उनको हो सके। इनको डायरेटिक्स वगैरह नहीं दे पा रहे, चूंकि चूंकि क्रिएटिनिन इनका हाई है। पोटैश ऑब्वियसली इनको पोटेशियम बहुत कम देना है, और जनरली तो प्रोटीन का एक बैलेंस रखना है, चूंकि सीकेडी भी है, सीएलडी भी है, एसाइटिस भी है। सो ऑल ऑफ दिस, इसमें डू वी हैव अ सॉल्यूशन? ओके। सबसे पहले तो मैं आपको ये पूछूंगी कि अभी ये मेडिसिन क्या क्या खा रहे हैं, एंड ड्यूरिंग जो इनकी सर्जरी हुई उसके बाद उन्होंने कितने टाइम तक एंटीबायोटिक्स ली हैं? तो एंटीबायोटिक्स ऑन ए मैक्स उन्होंने 7 दिन के बाद लिया होगा, 7 दिन तक लिया होगा, 5 days और 7 days। ठीक है। और उसके आज बाद? के समय में उस ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ भी मेडिसिन नहीं चल रहा है। ओके इनकी जो इंसुलिन है, ये इंसुलिन लेती हैं, और आजकल इंसुलिन भी कम हो रहा है, क्योंकि जनरली इनका शुगर कंट्रोल में रहता है या थोड़ा ज्यादा रहता है। ठीक है। सो है ना? तो कभी सुबह में इनको अगर 12 यूनिट हमने दिया है, तो हो सकता है शाम में इनको 4 ही यूनिट हम दे रहे हैं रात में, है ना? वैसा। और कभी कभी तो विदाउट इंसुलिन भी दे रहे हैं और इनको। ब्रिज टैबलेट्स क्या चल रही हैं? मैम टैबलेट्स में किडनी से रिलेटेड इनका टैबलेट चल रहा है, और कोई मेजर टैबलेट्स अभी दवा नहीं चल रही है। मैं अगर आपको नाम चाहिए मैं तुरंत बता देता हूँ। हाँ नाम बता दीजिए। और एस्थमा के लिए कोई इनहेलर ले रहे हैं? पहले तो सिक्वाड्रा इनहेलर लेते थे, ओके बट इस गिरने के बाद से और उसके बाद से इनको नेबुलाइज किया जा रहा है सुबह और शाम। किससे? जो नेबुलाइजर है वो है फोराकॉट। पोराकॉट। ओके फोराकॉट प्लस 2 मिक्स कर रहे हैं ग्लाइकोहेल। ठीक है फाइन। और मुझे ये बताइए कि सीओपीडी के लिए कोई और ब्रोंकोडायलेटर्स वगैरह कुछ ऐसा चल रहा है? नहीं, वो मॉन्टेर एलसी एक रात में देते हैं, मॉन्टेर बट वो भी वो दवा बहुत ज्यादा नहीं खा रही हैं। शी इज वेरी वीक। ओके। शी इज वेरी वीक। हम्म हाँ। तो जब टैपिंग होती है तो जनरली जो इनकी अभी दवा चल रही है नेफ्रो से, वो नोडोसिस है, हम्म लोबियन फोर्ट है, हम्म सुब्रेक्स एफी है,
शेलकैल है, फेब्यूस्टैट है, और इनके हेमोग्लोबिन को मेंटेन करने के लिए क्रेस्प करके एक इंजेक्शन है विच, तो वो 4-5 अभी तक लगा है। और हेमोग्लोबिन एसाइक्लिट आप अभी तक कितनी बार करवा चुके हैं ये? मुझे लगता है 7 बार करवाया होगा। और प्रोटीन दिया है इनको साथ में? एल्बुमिन के साथ ही चढ़ता है साइटिस। ठीक है। हाँ, और मुझे tapping. बताओ कि एक टाइम में कितना फ्लूइड आ जाता है? See, the first time when the tapping was done, it was 1 liter. ओके Then after 3 liters. ओके हाँ, so अभी 3 and 3 maximum 3.5 liters किया है, और वो complete निकालते नहीं है, given her this thing, overall medical condition. हाँ 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 हाँ, ठीक है। But I am seeing that there is a वीकनेस आ रही rapid होगी उनको। weakness के साथ there is a rapid this thing refilling of ascites in the abdomen. हाँ. एग्जैक्टली देखो, सबसे पहले तो पल्लव जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये 74 ईयर्स की एज में है। इस टाइम पे आप जितना ज्यादा इनको केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट्स और इन सब चीजों में लेके जाओगे तो वो कहीं ना कहीं इनको हार्म करेगा। अब इमरजेंसी है तो कराना तो पड़ेगा, है ना, ये अब आप सोच रहे हो। पर ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हम अभी सोच रहे हैं कि हम इनको कैसे नेचुरली क्योर की साइड लेके जाएं, उस पे काम करना जरूरी है। तो जो मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी वो ये कि सबसे पहले तो इनकी डायबिटीज को ठीक करना बहुत जरूरी है, जिसमें ये बिना इंसुलिन के भी अगर इनकी शुगर मेंटेन्ड रहती है तो हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा, ताकि इनकी रिकवरी फास्ट होगी। दूसरा, इनको जो जी मोंटेयर एलसी ऑन ऑफ लेनी पड़ती है उसकी जरूरत ना पड़े, उस पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि मोंटेयर एलसी आपकी एक तरह से इम्यूनोसप्रेसेंट्स होते हैं, तो आपके इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट नहीं होने देते, क्योंकि वो होते हैं तो इनको ब्रेथलेसनेस सीओपीडी की प्रॉब्लम हो जाती होगी। तो एक तरफ से आप इम्यूनिटी ही डाउन करोगे तो बॉडी हीलिंग कैसे करेगी? हीलिंग नहीं होगी तो क्रिएटिनिन कैसे ठीक होगा, या फिर किडनी कैसे ठीक होगी, या फिर बॉडी कैसे रिकवर करेगी? और तीसरी बात ये कि इतना इतना वाटर अगर निकल रहा है पेट में से, तो अकेला सिर्फ एक एल्ब्यूमिन देने के साथ हम अपने बॉडी के फ्लूइड्स को बैलेंस नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ जी डाइट में भी हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अब जी आप डाइट में चेंजेस कर दोगे पर मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, गेटिंग माई जी पॉइंट, वो यस अच्छा नहीं है, तो आप फ्लूइड इम्बैलेंस को नेचुरली ट्रीट नहीं कर सकते। सो अब के टाइम में जो मुझे लगता है कि आपको दोनों साइड बाय साइड ट्रीटमेंट्स करनी चाहिए। धीरे धीरे करके हम केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट्स को कम करते रहेंगे, और एसाइटल टैप कितने डिफ्रीक्वेंसी में हो रहा है, कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड है वो बार बार निकल रहा है, तो उसको विथ थेरेपीज कैसे कम कर सकते हैं, और उसका पूरा प्रॉपर मॉनिटर करके कि भाई एक बार 1 लीटर लगा तो हो सकता है अगली बार में 700 ml निकले या 600 ml निकल गए, या हो सकता है 10-15 दिन में जरूरत ही ना पड़े उनको कराने की। तो सर इस तरीके से ट्रीटमेंट होगा इनका। हम ये सोचें कि आज मैं आपको एक दवाइयां बता दूं या ये बोल दूं जाओ पंचकर्मा करा लो, हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा सर। ये विदाउट मॉनिटरिंग केस हो नहीं सकता। सो इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस के साथ, मॉनिटरिंग के साथ, और जो हर्बल थेरेपीज भी हम इनको बहुत ज्यादा हार्ड नहीं दे सकते, क्योंकि 74 ईयर्स तो एज है, बली नहीं है इतना। जी तो इस जी केस में हमें थेरेपीज भी बहुत सोच समझ के देनी पड़ती है। आयुर्वेद में उपनाह जैसी थेरेपीज होती हैं, लेप होता है हमारा, पत्र पोटली पिंड स्वेद, ये सब चीजें होती हैं, बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो हमारे पास अडीमा वाले पेशेंट्स होते हैं जिनमें फ्लूइड बहुत ज्यादा हो जाता है, पैरों में फ्लूइड इम्बैलेंस की वजह से, एसाइटिस की वजह से, प्लूरल इफ्यूजन्स होते हैं, लोगों को लंग कैंसर्स होते हैं जिसमें 10-10 20-20 सेंटीमीटर की गांठें हो जाती हैं, फिर डॉक्टर बोलते हैं अभी इलाज नहीं है, घर ले जाओ सेवा करो। तो हम उनको इस तरीके से बचा के रखते हैं। तो इस टाइम पे आपकी मदर को जो ट्रीटमेंट कराना है ना, पहले तो उन्हें ट्रीटमेंट कह के नहीं लेके आना, उनको बोलो कि भाई हम तो बढ़िया मजा करने जा रहे हैं, और उसमें प्रॉपर उनको वो माहौल दे करके जब आप ट्रीटमेंट करोगे ना, तो शी विल बी फाइन, और धीरे धीरे जी करके रिकवर करेंगे एंड और अच्छा इनको रिजल्ट आएगा। ठीक है? जी तो मुझे लगता है इस हिसाब से अगर ट्रीटमेंट करके चलते हैं तो शी विल बी फाइन। So what do you suggest, ma'am, तो eventually? वेयर आर यू फ्रॉम राइट नाउ? I am calling from Patna. Patna. So Yeah. it's better, you can come to Meerut Hospital, or you can come to Panchkula or Derabassi. That would So, be better for you. so मेरठ हॉस्पिटल, मुझे एक चीज की क्लैरिटी दीजिए मैम. At times she needs oxygen support also. We So have there.
You have All it there. facilities, oh yes, all facilities are available, and even for ascites also, if it is required, that facility is also available there. So emergency, all emergency services are there. Because already we are taking liver cancers and liver failure and kidney failure patients, so we have everything in house there. Okay. So मेरठ में एडमिशन के लिए मुझे क्या करना होगा? Yes, डॉक्टर रितु आप एक बार कोऑर्डिनेट करो एंड एक्सप्लेन इन, और वहां पे इनके केस के लिए जो भी डॉक्टर अलाइन करोगे, आस्क हिम टू कॉल मी. फाइन. मैम इसमें क्या है, मतलब ऑनेस्टली बिकॉज गिवन हर कोमॉर्बिडिटी कंडीशन, I would request if I get an appointment with Acharya Manish ji also, and maybe for future guidance. And when you will be visiting there na, तो आचार्य मनीष जी comes every week over there. okay. So you will meet very easily. So there So would be no appointment required. no appointment required. Yeah. Acha, so that's point one. Yeah. Point two, ma'am. So if at all we plan it and see if we want to do it, start this, आप इनको admission home as in hospital care में रखेंगे और उनको admit करेंगे, right? Yes. ऐसा ही करना होगा ना जी? Yeah. तो Because उस- without hospitalization, we cannot take the case, because I agree. कुछ भी देंगे, there would be changes and we have to manage it accordingly. No, I agree. तो इसमें मैम एक बात और बताइएगा, तो जैसे सिंस आई डोंट स्टे इन मेरठ, आई डोंट हैव अ प्लेस इन मेरठ, तो अटेंडेंट के लिए भी कुछ होता है वहाँ? Yes, everything is available over there. ओके. Yes. रफली ये कितने दिन का ट्रीटमेंट होगा? So that would depend upon the condition of the patient and the recovery. Let's say in 1 week, 10 days, she recovered very well. So we will continue for more 5 or 10 days so that के इनका recovery अच्छे होके ही घर जाएं, right? जी. So क्योंकि देखो ना, अगर हम इनको ऑब्जर्वेशन पे भी डालेंगे, तो अभी भी अगर ये 5-7 दिन 10 दिन में अगर इनका साइटल टैप हो रहा है या जो भी हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली फिर हमें इनका फ्लूइड थ्रिल वगैरह टाइम टू टाइम मॉनिटर करना पड़ेगा, राइट? और उसमें हमें कब करवाना पड़ रहा है या कैसे, अगर वो डिले हो रहा है तो अच्छा है ना, और फिर वही कुछ थेरेपीज हम आपको बता भी देंगे, घर पे करते रहना, तो आपके लिए भी इजी रहेगा. ओके. तो मेरठ में क्योंकि जब हम थेरेपी शुरू करेंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस ये बताएंगी कि अब मुझे ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंगली थेरेपी में चेंजेस होंगे. तो जब तक इनकी बॉडी नेचुरली हमारे आयुर्वेदिक हर्ब्स के साथ स्टेबल नहीं होती, अलॉन्ग विद इनकी और मेडिसिन टेपर डाउन नहीं होती, तब तक मुझे लग रहा है स्टे करना चाहिए. नहीं, फेयर इनफ, दैट्स नॉट अ वरी. तो ठीक है मैम, जनरली ठीक है, कॉस्टिंग एंड ऑल तो वी कैन डिस्कस सेपरेटली, आई अंडरस्टैंड, राइट? Or you can come to Derabassi also if possible for you. Which is a better center, ma'am? Both are good centers, but I think Derabassi would be better, because I also used to visit over there Okay. every week. So Okay. मैं personally भी I can check Sure, out. ma'am. Sure, ma'am. So Derabassi is in Chandigarh. Yes, it's in Chandigarh. Acha, my only worry is that then I will have to travel. See, you have to travel once travel by once in all, flight. right? Yes. नहीं, the only thing is, हाँ, उनका थोड़ा सा भी, चूंकि हो क्या रहा है कि दिसंबर से शी इज मोस्टली, वो मैक्सिमम वो क्या करती है, शी गोज टू वॉशरूम, शी सिट्स ऑन अ चेयर, और अदरवाइज शी इज ऑन बेड. तो थोड़ा सा, हाँ, मैं देख रहा हूँ कि स्लोली थोड़ा डिटोरिएशन हुआ है. सो आई वाज जस्ट नॉट अ वरी, सो आई विल ट्राई चंडीगढ़ ओनली, मैम. सो चंडीगढ़, सो बाय व्हेन आई कैन गेट अ बेड देयर, और कैसे मैं इसको आगे परसू कर सकता For हूँ? that, you have to talk to Dr. Ritu. She'll give you appointment accordingly, according to the availability also, because right now Shuddhigram is also full. So we can arrange for Derabassi as soon as possible. I think it is a requirement right now. Fair enough. So looking at her case, if we can prioritize her this thing, that would be of great help. या डॉक्टर रितु, कोशिश करके जितना जल्दी हो सके प्लान करा के और आज ही इनका सब कराओ, और रिपोर्ट्स मंगवा के आप मेरे साथ एक बार शेयर कर देना. ओके, ठीक है. थैंक यू Okay, पल्लव, ma'am. थैंक यू सो मच. Thank- नेक्स्ट क्वेरी. डॉक्टर रितु, तब तक आप कल मैंने एक रिपोर्ट शेयर किया था जिसमें एक पेशेंट थे जो भी कंसीव करी हैं उनको दिखाओ, एक किडनी फेलियर के पेशेंट हैं उनका रिव्यू निकालो, और एक सीए पेशेंट की अभी जो
वीडियो कल हमने अपडेट की थी, वो भी आप चलाइए। तब तक हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पेशेंट से। हाय डॉक्टर। जो डिस्कशन हाँ जी, हाँ जी, हाँ हिना जी बताइए। Hi doctor, my age is 32 ओके। and I live outside India. हम्म। So मेरा प्रॉब्लम ये है कि लास्ट 2 मंथ से माय पीरियड्स आर डिलेड। ओके। फेब में मेरा फर्स्ट पीरियड जो था वो डिले हुआ था एंड सिंस देन आई एम सीइंग द स्पॉटिंग, लाइक कि मुझे डेली हल्का हल्का स्पॉटिंग फील हो रहा है एंड ये प्रॉब्लम मुझे लास्ट ईयर भी हुई थी, जहाँ मुझे 4-5 मंथ्स मेरे पीरियड्स डिले थे एंड मुझे 4-5 मंथ्स तक ये स्पॉटिंग का इशू रहा था। ओके। तो आई बिकॉज आउटसाइड इंडिया में रहती हूँ और मेरा ट्रैवल रहता है कि 2-3 महीने किसी कंट्री में होते हैं हम लोग और 2-3 महीने किसी कंट्री में, तो हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है डॉक्टर का, तो आई कैन नॉट गो टू डॉक्टर एंड सी इन दैम। तो मैंने उसको ट्रीट किया था विद जीरा वाटर, अजवाइन वाटर और सिनेमन टी, मीन्स नेचुरल हर्बल टी से। ओके। बट इस बार में मेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है कि ये चीज़ें भी वर्क नहीं कर रही हैं ओके। and we are also planning for baby, so these is the concern for me, so what can I do? ओके हिना, सबसे पहले तो आपका इन्वेस्टिगेशन मेरे को चाहिए होगा। सो मेक श्योर कि जो जो मैं आपको इन्वेस्टिगेशंस गाइड करूंगी तो वो आप Mm-hmm. करवाएं, क्योंकि Okay. एक्चुअली हम रैंडमली ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर ब्लीडिंग ऐसे बार बार हो रही है एंड ऑफ Mm-hmm. कोर्स हमें अभी कंसीव भी करना है, तो सब चीजें अच्छी होनी चाहिए। तो बिना Okay. इन्वेस्टिगेशन, बिना डायग्नोसिस के कोई ट्रीटमेंट की तरफ अभी नहीं जाएंगे। तो Mm-hmm. सबसे पहले तो आप एक अपॉइंटमेंट बुक करो। डॉक्टर Mm-hmm. रितु, आप एक बार मेरे से इनकी अपॉइंटमेंट बुक करवा दो। आई विल टॉक टू यू पर्सनली Okay. एंड Okay. वी विल डिस्कस अबाउट योर गायनिक कंप्लीट प्रोफाइल Mm-hmm. एंड फिर उसके अकॉर्डिंगली आई विल गाइड यू सम ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस एंड आफ्टर दैट विल प्लान कि व्हाट कैन आई हेल्प यू थ्रू मेडिसिन और थेरेपीज वट एवर इट इज रिक्वायर्ड Mm-hmm. एंड फर्टिलिटी ऑल्सो विल प्रोसीड के अभी ये चीजें ठीक हो गई हैं तो हाउ we can proceed. So you live with your husband or what is the situation With my right now? husband only. With your husband only, and you Yeah. travel after 3 months. No, actually the thing is we live outside India and we travel from one country to another country, and since last 1.5 years we came from India. Mm-hmm. सो अभी इंडिया आने का भी कुछ प्लान नहीं है कि आई कैन कम देयर एंड डिस्कस और सी माय गायनेक। Okay, fine. So right now we are residing. राइट नाउ वी आर इन बुडापेस्ट। Okay. या So are you interested for any medications or something like that, or you want some home remedies or like या that? आई वांटेड टू गो विद द होम रेमेडीज फर्स्ट बिकॉज आई बिलीव इन दोज थिंग्स Okay, no बेटर। issues. Then we can do one thing. I'll guide you some of the investigations. You can get done all those. And after that, we'll guide you some of the diet and some of the therapies you can do at home. And let's see what would be the results. And if it goes all well, then it's fine. And if it doesn't, then you have to start with the medications and with the therapies also. And ओके, सो दीज थिंग्स आर नॉर्मल और इज देयर no, एनी? it is not normal. ओके। It is not normal. Maybe ट्रैवल और ये सब की वजह से बार बार शिफ्ट होना, मे बी देयर कुड बी स्ट्रेस ड्यू टू दैट, राइट, एंड देयर कैन बी अदर इश्यूज आल्सो, ओके। बट वो आपका कंप्लीट हिस्ट्री और सब लेकर ही एग्जैक्टली पता चलेगा। सो ओके। डॉक्टर रितु, आप एक बार इनसे बात करके सारा डिटेल्स ले लेना एंड इन्वेस्टिगेशंस के बाद फिर आई विल गाइड यू कि क्या क्या करना है। श्योर ठीक है? श्योर, थैंक यू डॉक्टर। या ओके हिना, थैंक यू। फाइन। मनोज कुमार, मनोज कुमार, सोनिया, KM सोनिया, सुभाष बेरा, मनोज कुमार, मीना जैन, जिसको भी क्वेश्चन पूछनी है अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। मीना जैन, हेलो। हाँ जी मनोज जी। हेलो, यस मैम। हाँ जी सर, बताइए। हेलो बताइए सर। हेलो मैम, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, आ रही है, बताइए।
हाँ मैम, मेरे को 4 महीने पहले मेरा वेट में हेलो 102 केजी था। हेलो ठीक है। हेलो। हाँ जी सर, और मनोज मैम जी अब बोलिए। अब मैम मेरा वेट डीआईपी डाइट से मेरा वेट 73 केजी हो गया। अब मुझे अरे वाह, पेट वेरी पेट गुड। में मैम पेट में दर्द वगैरह, पेट कमजोर सा हो गया मैम। पेट कमजोर हो गया आपका? हाँ यस मैम। और अब इसमें क्या है कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ तब तो ठीक रहता है, वरना पेट में एक साइड, अपने जो लेफ्ट साइड है ना, उसमें मतलब थोड़ा भारीपन सा रहता है। चेस्ट में कभी कभी हल्का पेन होता है, फिर गर्म पानी की बोतल से सिकाई करता हूँ तब ठीक हो जाता है। ठीक है, धड़न चेक करवाइए अपनी। मैम दर्द गांव में ठीक करवाई थी, तो वो बोलते हैं कि ये पुरानी डिगी हुई है, तो ये ठीक हो जाती है, फिर अपनी साइड में फिर चली जाती है, ऐसे ऐसे होता है मैम। ठीक है। मनोज जी कहाँ से बात कर रहे हो आप? मैम राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से बातें कर रहा हूँ मैम। ठीक है, देखो, जब भी हम कभी वेट लॉस करते हैं ना, या वेट लॉस होता है, यस मैम। तो जो हम जब भी कभी भी वेट गेन होगा तो होगा कि हमारा एक नॉर्मल स्ट्रेचर है। वेट गेन होने के बाद वो धीरे धीरे कैसे जो है स्किन आपकी स्ट्रेच होती रहती है, यस और मैम। उसी के साथ भी हमारे जो ऑर्गन्स हैं उसमें भी स्ट्रेचिंग होती है, क्योंकि वो अपने एक नॉर्मल स्पेस में पड़े हैं। पर जब यस वहां मैम। फैट इकट्ठा करता है तो उसको प्रेशर दे दे के वो साइड करते रहता है, तो यस उसकी मैम। वजह से जो आसपास की मसल्स है ना उसमें खिंचाव आ जाता है। यस और मैम। जब वेट कम होता है, और वेट करने कम के साथ साथ अगर हम प्रॉपर इसको इन्वॉल्यूशन ना करके, और हम उसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस प्रॉपर ना करके अगर हम ऐसे ही चलते रहते हैं, तो होता क्या है, वो ऐसे लटक जाता है। नहीं मैम, मेरी बात सुनो मैम, लटका नहीं है। मैं डेली से 4 से 5 किलोमीटर मतलब रेस वगैरह लगाता था, और फुल डीआईपी डाइट से मैंने 3.5 महीने शुगर वगैरह और दूध दही से सब कुछ बंद कर दिया था। सिर्फ ओनली विश्वराज चौधरी सर जो डॉक्टर जी हैं, जिन्होंने डाइट बताई पूरी, वो फुल डाइट फॉलो की थी उनकी। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, आप समझो। तो यस मैम। होता क्या है, हमारे मसल्स में जो इलास्टिसिटी होती है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रहती। ठीक यस है, मैम। जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि हमने 20 25 30 किलो वजन तो घटा लिया, पर ऐसे मेरे पेट में दर्दें हो रही हैं। हाँ फिर यस हमें मैम। लगता है कहीं सूजन तो नहीं होगी, कहीं और चीज तो नहीं हो गई, है ना? यस तो मैम। उस कंडीशन में हम लोग कुछ ऐसी थेरेपीज देते हैं जिसके अंदर हम कषाय बस्ती, अनुवासन बस्ती, ये हम लोग प्रोसेसेस करते हैं, और आपको नाभि बस्तियां वगैरह देते हैं, जिससे अंदर मसल्स में स्ट्रेंथनिंग आ जाती है, यस मैम। जिससे कि ये प्रॉब्लम बहुत लोगों की ठीक हो जाती है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। पर आपको क्या प्रॉब्लम है, पहले हम टेस्ट कराएंगे आपके सारे। ठीक है, यस मैम। एक अल्ट्रासाउंड करा लेंगे और कुछ बेसिक टेस्ट करा लेंगे कि अंदर कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। फिर यस मैम। उसके अकॉर्डिंगली हम आपको गाइड करेंगे क्या कैसे करना है, फिर आप वो करवाइएगा। यस। और मैम एक मेरे को वेरिकोसिल है, एक में 2nd ग्रेड का, एक में 4th ग्रेड का वेरिकोसिल। ये कैसे हो गया? ये मैम मैं पता नहीं, रेस मतलब ग्राउंड करने से पहले तो था नहीं, अब जैसे कोरोना का टिक्का लगा उसके बाद में हल्का सा पेन वगैरह हुआ, और उसके बाद में हुआ ये कोविड कोई स्वेलिंग कोविड। भी है? स्वेलिंग है? मैम मैं हल्की सी नसें वगैरह दिखाई देती है। मैंने सीमेन का टेस्ट कराया था, उसमें मुझे स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी वो उसमें उन्होंने बताया कि 1 मिलियन से कम है। अच्छा, कोई बात यस नहीं, मैम। अच्छा है आप टाइम से आगे, नहीं तो जीरो हो जाते तो फिर क्या होता। यस मैम। ठीक है, तो आप तो इसका तुरंत इलाज कराओ, इसका वेट मत करना। मैरिड हो आप, अनमैरिड हो? मैरिड हूँ मैम। बच्चे हैं? नहीं मैम, बच्चे नहीं है। तो फिर आप जल्दी इलाज कराना शुरू करो। ठीक तो है, मैम ये वेरिकोसील मतलब। ठीक होता है, पर अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ गया ना अगर, तो मुश्किल आ जाएगी। यस मैम। ये तो बढ़ना मैम नहीं चाहिए। ये मतलब कहाँ पे आना पड़ेगा? आपको जयपुर पास पड़ेगा ना? हाँ मैम, मैं जयपुर पास पड़ेगा बिल्कुल मैम। जयपुर में आपको डॉक्टर आलोक से मिलना है। मैम मैं जयपुर जाके आया था, तो जयपुर वाले वो बोले कि इनका मतलब उन्होंने चेक तो नहीं किया, उन्होंने ऐसे ही फिर वो बोले कि इनका सर्जरी ही बेस्ट इलाज है, उन्होंने ऐसे बोला। नहीं नहीं नहीं, सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने तभी आपको बोला डॉक्टर आलोक से मिलना है आपको। डॉक्टर यस। रितु, आप इनका सारा रिपोर्ट्स वगैरह ले लो, कराओ, और डॉक्टर आलोक को मेरे साथ कनेक्ट कराना। ठीक है, यस मैम। और कुछ मेडिसिन वगैरह स्टार्ट करेंगे, उत्तर हेलो बस्तियां वगैरह करेंगे, अच्छे रिजल्ट आते हैं। हेलो सर। हेलो, हेलो। हाँ जी हाँ जी।
हाँ मैम, मैं जयपुर तो जाके आया था, फिर वो मैडम थी, मैं तो जानता नहीं हूँ, तो उस दिन सेमिनार वगैरह कुछ थे, तो वो उन्होंने चेक किया, वैसे चेक तो नहीं किया उन्होंने, मेरे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्टिंग थी, वो देख के फिर वो बोले कि भाई इनका सर्जरी बेस्ट है, उन्होंने ऐसा गाइड किया मेरे को। फिर देखो, हर एक डॉक्टर का अपना अपना ओपिनियन होता है। मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो यस है मैम। सर्जरी में ही, ठीक है। यस यस और मैं मेडिसिन की प्रैक्टिस 10 साल से ज्यादा से कर रही हूँ। यस मैम। यस मैम। तो मेरा ज्यादा विश्वास मेडिसिन पे है। तो मैम अभी मैडम मैं एक आयुर्वेद की कासनार गूगल गोदंती वगैरह मेडिसिन ले रहा हूँ, तो उससे मतलब पहले से काफी मतलब वो रिलीफ है। तो अच्छी बात है ना, जब ऐसे ठीक हो रहा है तो और अच्छा इलाज करोगे तो और बढ़िया हो जाएगा। हाँ, तो मैम इसकी कुछ थेरेपी भी होती है क्या? सब कुछ होता है इसका, तो थेरेपी मैं भी जब होती है, सब कुछ होता है। आप तो ट्रीटमेंट प्लान बनवाओ, कब क्या कैसे करना है, और मैम रिपोर्टें करा के डायग्नोसिस बनवा के ना, और अच्छे से और क्या प्रॉब्लम है, फिर मैं डॉक्टर आलोक के पास ही रेफर करूंगी। ऐसे पेशेंट्स बहुत अच्छे से डील करते हैं वो, और रिजल्ट भी अच्छे हैं। तो मैम ये हिम्स रेलवे स्टेशन के पास जयपुर में वही है? हाँ जी, वही वाला है। ठीक है मैम, तो मैं मैडम मैं कल चला आपको ना जाता हूँ मैं। एड्रेस फिर भी कंफर्म कर दूंगी, क्योंकि डॉक्टर आलोक तीनों सेंटर पे बैठते हैं। वो जिस अच्छा सेंटर में अच्छा, होंगे वहां आपको भेजेंगे, ठीक है। ठीक है मैम। आप हेलो अपना नंबर हेलो। वगैरह ना सब मैसेज में छोड़ देना, और लिख देना यस मैम। डॉक्टर आलोक से अपॉइंटमेंट बुक करनी है, तो वो आपको बता देंगे। ठीक है मैम, ठीक है मैम। डॉक्टर थैंक रितु, यू। मेरे साथ एक बार हेलो डॉक्टर आलोक की बात करवा देना आप इनके केस में। नेक्स्ट। हेलो मैम। हाँ जी सर। हेलो, मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ मैम। वेस्ट बंगाल से, हाँ जी सर, बताइए। मैं बोल रहा हूँ सर, मेरा 1 मंथ से जो है मेरा सर बहुत बार बार रहता है, और आंखों से जो कमजोरी लगता है, दिमाग चक्कर चक्कर जाता है। ठीक है, बीपी बढ़ता है आपका? बीपी मैंने अभी लास्ट चेक किया था भुवनेश्वर में जाके, अपोलो हॉस्पिटल, 124/82 था। 124/82 था, ठीक है। और कोई गैस एसिडिटी होती हो, पेट साफ नहीं होता हो? पेट साफ नहीं होता, पेट का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, मेरा कफ थोड़ा थोड़ा रहता है, हम्म। कफ का प्रॉब्लम रहता है। तो मैं लास्ट गया था 1 हफ्ता पहले अपोलो हॉस्पिटल भुवनेश्वर, तो वहाँ पे मेरे को देखा मैंने, वो साइनस का कुछ ऐसा ट्रीटमेंट दिया है, ठंडी से एलर्जी मेरा बढ़ा हुआ है, IGR ठीक है। 700 है। हम्म। तो अभी मेरा 5-6 दिन दवाई लिया हूँ, तो हम्म। मेरा जो सर जो पकड़ के रखता है, भार लगता है, आंखों में कमजोरी लगता है, दिमाग घूमता है, तो चक्कर चक्कर कमजोरी सा वो ठीक नहीं हो रहा है, जो साइनस। ओके, ठीक है। मुझे ये बताओ, आप नॉनवेज खाते हो? नॉनवेज मछली खाते हो? हाँ, मैं सब खाता हूँ, मछली, चिकन। ठीक है। आ, थोड़ा डाइट में चेंजेस करेंगे आपके, ठीक है। जी और जो टेस्ट आपने करवा रखे होंगे वो आप भेजना, क्योंकि ये जी प्रॉब्लम हो रही है कफ के बढ़ने से, ठीक है। जी और कफ वर्धक आहार भी मतलब नहीं का खाना, मतलब जिससे कफ और बढ़े वो नहीं खाना, ठीक है। जैसे। और खाने की जो पचाने की क्षमता है उसको बढ़ाना है अपने को। अच्छा। और कुछ दिन के लिए फास्टिंग भी करना पड़ सकता है, जी ठीक है। तो ये अगर प्रोसेस फॉलो करोगे तो ठीक हो जाओगे, क्योंकि ब्लड प्रेशर तो मेरे को ठीक लग रहा है आपका। हम ना हाँ, कुछ आपके और टेस्ट करवा लेंगे और देख लेंगे कोई और हेल्थ इशू तो नहीं आ रहा, ठीक है। वहाँ पे मैडम ऑल ब्लड, वहाँ पे मैं ऑल ब्लड का जो रहता है वो चेक किया था एपोलो ठीक में। है। और मैं सर का जो पीछे का तरफ है वो एक्सरे किया था डॉक्टर ने, पीछे के ओके। तरफ से। तो पीछे का नासो जो है, मिडिल से लेके जो हेड है उसके मिडिल से लेके पीछे की तरफ जो राइट साइड में एक रहता है नासो, तो उसमें थोड़ा कभी कभी पेन होता है, मतलब थोड़ा कम कम होता है, फिर मुंडी पकड़ लेगा और मेरे को चक्कर जैसा लगेगा। हाँ, देखता हूँ तो जैसे कुछ सर पे कुछ भारी सा ऐसा लग रहा है मेरे को। तो इसलिए मैं 1 महीने से परेशान हूँ, मैं काम पे जाता हूँ, फिर काम से मन नहीं लगता है मेरे को। कोई बात नहीं सुभाष जी, आपसे डॉक्टर रितु एक बार बात करेंगी। जो आपने रिपोर्ट्स कराई है ना, इनको शेयर कर देना, जी जी। ठीक है। तो तो मैं जब जो तक आप हमारे हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हो, तब तक आपका कुछ हम थेरेपी बता देंगे घर पे, उसको करना, ठीक है। जी 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 और नॉनवेज बिल्कुल बंद कर दो, जी। कुछ दिनों के लिए। शुरू करवा देंगे बाद में, पर अभी कुछ समय के लिए बंद कर दो। और सरसों ना का तो, तेल आंख में डालना शुरू कर दो।
मेरे को एक मैडम वो जो नीम का जैसे फल रहता है ना, उसके जैसे एक गर्म पानी में डाल के उसको नासों में सूंघने के लिए दिया है डॉक्टर ने। अच्छा पूजा नाम देते हैं। वो लेता हूँ जब गर्म पानी से, तो वो जो दर्द है वो इनार होता है जब जोर से लेता हूँ ओके पीछे ठीक की है, तरफ। अच्छी बात है अगर आपको रिलीफ आ रहा है, पर इसको तो खत्म करना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे हो गया? जी ठीक है, जी जी तो ऐसे सिर्फ ये सोचो दवाइयों से अकेले हो जाएगा नहीं। अगर एक डस्टबिन में कचरा है तो पहले उस डस्टबिन को भरना बंद करना पड़ेगा और फिर जी उस कचरे को बाहर फेंकना पड़ेगा। यानी कि आपने जो गलत खान पान है उसे बंद करना है और शरीर की करानी है शुद्धि। ठीक है, जी पर उससे पहले शरीर की प्रेपरेशन होगी। हफ्ता 10 दिन कुछ मेडिकेशन देंगे, उसको फॉलो करके फिर आपने अपनी थेरेपीज करा लेनी है और अपने आप ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, जी और मैम आपने, आप जो हाँ अभी आपने जो भी रिपोर्ट्स है ना वो आप शेयर जी कर जी देना और अपना नाम नंबर उस पे डाल दो, जी जी चैट मैम बॉक्स मैं में डाल बोल रहा दो, था, डॉक्टर रितु की टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी। मैं वेस्ट बंगाल के और उड़ीसा के बॉर्डर में रहता हूँ, ठीक है ना। तो मैं दोपहर में आपको वहां से कॉल आया था, तो मैं भुवनेश्वर का जो आपका ऑफिस है हिम्स नहीं का। नहीं नहीं नहीं, कोलकाता जाना है आपको। कोलकाता मैडम थोड़ा, कोलकाता में तो ट्रैफिक जाम रहता है। भुवनेश्वर कटक में जा। थेरेपीज तो कोलकाता में ही होती है ना, तो वहीं जाना पड़ेगा आपको। अच्छा अरे इलाज कराना है तो जाना ही पड़ेगा ना। जी मुझे जी मुझे क्या वो है, मैं तो आपको भुवनेश्वर भी भेज दूं। जो इलाज जो तरीके से पॉसिबल है वही वही आपको गाइड करूंगी ना। जी ठीक है, जी जी ठीक है, हाँ आप खुद ठीक है सोचो मैम। अगर ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी तो और कोई सिम्टम आएगा और कुछ प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो पहले एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। टेस्ट आप दिखा दो, और कुछ करवाना होगा करवा के आपको फोन पे ही बता देंगे। फिर उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट, अभी हमें लगता है कि दवाई से ही हो जाएगा तो दवाई आपको घर भी भिजवा देंगे, ये भी पॉसिबल है कि आपको जी क्लिनिक जी तक भी ना आना पड़े। बाई चांस हमें लगता है कि नहीं इसमें थेरेपीज रिक्वायर्ड है तो कोलकाता जाओ, 7 दिन 8 दिन अपनी थेरेपी करा के ठीक होके घर आ जाओ बस। और मैम आप जो बोले कि वेस्टिंग करना है, मतलब क्या खाना खाना कुछ रेस्टिंग नहीं नहीं, दिन भर? फास्टिंग करना है। हाँ खाना नहीं वो खाना अभी है जब कुछ। आप बात करोगे ना डॉक्टर से तो 3 दिन इनको जूस पे रखना है डॉक्टर साहब। और जूस बिल्कुल ठंडा नहीं देना, गर्म हल्का पानी डाल के मैश कराना है। और फिर इनडायरेक्ट हीट देनी है, गर्म पानी में ग्लास को रख के इनडायरेक्ट हीट वाला जो जूस है वो इनको देना है पूरा दिन। वो आपको सिखा देंगे। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट सोनिया। सोनिया जी। गीता सिंह। हेलो। हेलो। हाँ मैम, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैम बताइए। हाँ, मैं 47 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैं मुंबई से हूँ, टीचर हूँ। और मुझे पिछले 18 साल से डायबिटीज है। ओके। और मैं ओरल मेडिकेशन पर थी और हम्म। डायबिटीज कंट्रोल में भी है। पर अभी जो है मुझे अचानक 27 फरवरी को बहुत वॉमिटिंग और लूज मोशन हुआ। ठीक है। और उन्होंने जो भी टेस्ट वेस्ट किए तो गैस्ट्रो केयर का कहना है कि डाइवर्टिकुलाइसिस है। और डायवर्टिकुलाइटिस। लाइटिस नहीं, कुलाइसिस। कोलाइसिस, ओके। ओके हाँ, वो है। और उनका उन्होंने मेटफॉर्मिन स्टॉप करवाया। ठीक है। दे सेड कि क्योंकि वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था कुछ भी। और उसके बाद में ठीक तो हो गई, लिक्विड पर रखा उन्होंने और फिर सेमी लिक्विड वगैरह ऐसे चलता रहा। और अभी जो है मैं जानना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इंसुलिन पर शिफ्ट किया है ट्वाइस अ डे। और उन्होंने कहा 1 से 2 महीना हम पहले चेक करते हैं कि मेटफॉर्मिन बंद करने के बाद भी क्या आपको ऐसा होता है। क्योंकि क्या हुआ कि जून जुलाई में मेरी मेटफॉर्मिन की टेबलेट चेंज की गई थी। और टेबलेट चेंज होने के बाद ऐसा हुआ कई बार कि 2-4 दिन पे या 10 दिन के बाद कि मेटफॉर्मिन की टेबलेट लेते ही इमीडिएटली मुझे आधा घंटे के अंदर वॉशरूम जाना होता पड़ता था मोशन के लिए, अगर मैं पहले गई हूँ तो भी। तो मैंने सर को ये बताया था तो उन्होंने बिफोर मेडिसिन थी वो आफ्टर की। बट ये प्रॉब्लम तभी से शुरू हुई जब जून जुलाई में मेटफॉर्मिन चेंज की गई। तो मुझे अभी ये जानना था, जैसे अभी उन्होंने फिलहाल तो अभी मेरा कोई और ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है, इंसुलिन पर ट्वाइस हूँ और मेरा HbA1c 7.1 है। ठीक बीपी है। की हाँ स्ट्रिक्ट डाइट में कर रही थी 2-3 महीने से मैं।
मैंने गेहूं पूरा बंद किया हुआ था, तो मेरी बीपी की गोलियां टोटली बंद हो गई, कोलेस्ट्रॉल की बंद हो गई, डायबिटीज अंडर कंट्रोल आ गया, बट ये समस्या आ गई मुझे। ओके, हम्म, तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो भी हम एंटी डायबिटिक मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है, जी उसका एक साइड इफेक्ट होता है जिसके अंदर, ये म्यूट कर दीजिए, बहुत जो शोर आ रहा है डॉक्टर रितु। ओके, देखो डायबिटीज की जो मेडिसिन है, जी हाँ बोलो ना किसी को, हाँ तो म्यूट करवा दो ना। ओके गीता जी, मैं आपको बता देती हूँ, आपकी साइड से वॉइस बहुत ज्यादा आ रही थी। बेसिकली अगर जितने भी हम एंटी डायबिटिक मेडिसिन लेते हैं, उसका हर एक जो सॉल्ट उसके लिए यूज होता है, उसका किसी ना किसी बॉडी के ऑर्गन पे उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आता है, जिसमें मेजरली अगर हम बात करते हैं तो डाइजेशन रिलेटेड बहुत सारे लोगों को इश्यूज आते हैं, या फिर हमारा जो फैट मेटाबॉलिज्म है, कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो हमारे फैट मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देती हैं, और उसकी वजह से आपका जब वो इनहिबिट होता है तो हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। ऐसे ही लिवर के ऊपर जब ग्लाइकोजन में स्टोर करने का प्रोसेस होता है, वो भी कभी कभी इनहिबिट हो जाता है। तो अलग अलग मेडिसिन अलग अलग ऑर्गन से रिलेटेड जो है काम करती हैं, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है, ताकि आपका जो शुगर लेवल्स हैं वो नॉर्मलाइज हो सके। और कुछ परसेंट ऑफ केसेस में पेशेंट्स को डायरिया होना, आईबीएस जैसी कंडीशन होना, या फिर पेट में जो है स्वेलिंग जैसा महसूस होना, ये कॉम्प्लिकेशन एंटी डायबिटिक मेडिसिन की जो है कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको इंसुलिन पे शिफ्ट किया है तो वो अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग, ताकि आपका जो शुगर लेवल्स है कंट्रोल हो सके। अब अगर कोई भी पेशेंट है अगर डायवर्टिकुलाइटिस के साथ है, तो आप समझ के चलो कि इंटेस्टाइन, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसके पास छोटे छोटे पाउचेस होते हैं। तो उसमें अगर किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन हो जाए, सूजन आ जाए, तो होता क्या है, आप कुछ भी खाएंगे तो आपका वो एक तो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, और वो बार बार बाहर एक्सपेल आउट होगा, क्योंकि अंदर इन्फ्लामेशन है। तो शरीर में कभी भी कोई इन्फ्लामेशन होती है तो उसके लिए इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, और एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन या कोई ऐसी थेरेपीज का यूज होना चाहिए, प्लस बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है इसमें, क्योंकि हम रूटीन में खाना पीना बंद नहीं करते, और होता क्या है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा काम करते रहता है। तो डायवर्टिकुलाइटिस के पेशेंट में लंघन बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, पर उसमें भी फ्लूइड्स कौन कौन से जरूरी हैं, ताकि हमें रेडिली रोज की रोज एनर्जी कुछ आती रहे, वो रिप्लेसमेंट आपको जरूरी है। प्लस अगर आप इंसुलिन पे हो और आप फास्टिंग कर रहे हो और उसके लिए डाइटरी चेंजेस कर रहे हो, तो आपको इंसुलिन भी हो सकता है आपकी बंद हो जाए, और इससे फायदा ये हो जाएगा आपको कि आपको कोई भी एलोपैथी मेडिसिन या इंसुलिन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, और डायबिटीज भी आपकी ठीक हो जाएगी। यानी कि अब आपको करना ये है कि अपनी डायबिटीज का इलाज करना है, ये ऑटोमेटिकली ठीक होगा, और साथ में लंघन अगर आप करोगे तो रिजल्ट आएंगे। इसमें जी, शुद्धि बीमारी की के तरफ, दौरान जो है हाँ इसमें हम उन्होंने शुद्धि मुझे की तरफ नहीं जाएंगे मैडम अभी स्टार्टिंग में, इसमें हम जी हीलिंग की तरफ जाएंगे, जी ठीक है, क्योंकि जी ऑलरेडी सूजन है। तो जब हम जी हीलिंग प्लस फास्टिंग की तरफ चलते हैं तो शुगर भी कंट्रोल होगी, ये भी अच्छा होएगा, और हम रिपीट में टेस्ट कराएंगे, अगर ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया, फिर आप नॉर्मल अपना खाना पीना जैसा आप रूटीन कर रहे थे वो आप फॉलो कर सकते हो। अच्छा मैम, हाँ जी, इलाज के दौरान जो है उन्होंने मुझे 4-5 दिन लिक्विड पर ही रखा था, और उसी से मुझे आराम मिला, क्योंकि हॉस्पिटलाइज होने से भी मुझे आईवी से भी आराम नहीं मिल रहा था, तो नहीं मुझे मिलेगा मैडम, नहीं हाँ मिलेगा। जी। अभी मैंने थोड़ा थोड़ा शुरू किया है, मतलब जो नॉर्मल जो खाना खाती थी धीरे धीरे, लेकिन सेमी लिक्विड फॉर्म में। तो मुझे डाइट के लिए कुछ गाइडेंस आप लोगों की तरफ से मिल सकती है? डाइट के लिए मैडम आपको बिल्कुल नारियल पानी, या फिर आप मान के चलो हल्के फुल्के फ्रूट्स की स्मूदीज, ये आप लो, ठीक है। और शुगर को कंट्रोल करने के लिए यही चीजें आपको फोकस करना है, और इंसुलिन भी बंद ही कर देनी है, और कुछ ओके दिन इसके ऊपर हो, क्योंकि इंसुलिन लेते रहोगे और फास्टिंग करोगे तो शुगर डाउन हो जाएगी, जी तो इंसुलिन की जी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर आपने 10-15 दिन इन चीजों पे फॉलो कर लिया, तो आपकी जी बॉडी अपने आप रिपेयर मोड में आएगी।
जी जी जी। और जब आप थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करोगे तो उसको भी प्रोसीजर से खाना है। अच्छा। ठीक है, उसको भी ऐसा नहीं है कि एकदम से आपने भारी रोटी सब्जी स्टार्ट कर दी, पहले सूप्स पे जी आओ। ठीक है, जी पहले फ्रूट्स पे या वेजिटेबल्स की स्मूदीज पे आओ। ठीक है, जी। फिर आप दलिया हल्का मैंने फुल्का सूप, ऐसे करके चलोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। जौ का और मैंने गेहूं का दलिया पहले एक टाइम शुरू किया, और अभी जो है ज्वारी की रोटी शुरू की रात के समय, एक रोटी। पर अभी प्रॉब्लम है जी। अभी मुझे तो। ऐसी कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रही है, अभी बेटर लग रहा है। 1 महीना हो गया, 27 फरवरी को मुझे एडमिट किया गया था। हाँ। और मुझे एक बात और जाननी थी मैम, कि इसमें वो कोलोनोस्कोपी की जरूरत होती है क्या करवाने की? देखो, अगर आपका ये प्रॉब्लम रिजॉल्व ही हो जाता है तो कोलोनोस्कोपी करवाने की जरूरत नहीं है। ओके ओके। क्योंकि आपका देखो ना, फास्टिंग करने से सब ठीक हो रहा है, तो फिर कोलोनोस्कोपी जी क्यों करवानी है? जी वो तो जी तब करवाते हैं ना कि आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा। जब रिजल्ट जी आ रहा है तो फिर क्यों कोलोनोस्कोपी करानी है? जी। क्योंकि गैस्ट्रो केयर ने जब मुझे, मतलब ट्रीटमेंट चल रहा था, सब ट्रीटमेंट हो गया, और वन मंथ के लिए उन्होंने प्री बायोटिक और वो सब मेडिसिन दी हैं डाइजेशन की। तो उन्होंने कहा कि आपको समय निकाल के ये करवाना पड़ेगा। तो मुझे थोड़ी घबराहट हुई कि है, मतलब ये किस लिए कराना है अभी। तो फिर जहाँ एडमिट थी उन्होंने तो मना कर दिया कि नहीं, अभी 4 से 6 महीने देखो, कुछ भी नहीं कोलोनोस्कोपी करना है। कुछ नहीं है, अल्ट्रासाउंड जैसा ही है। बस ओके। वो इंटरनल अल्ट्रासाउंड करेंगे, जैसे वजाइनल अल्ट्रासाउंड होते हैं, एंडोस्कोपीज जी जी होती जी। हैं। सिंपल ऐसा है। ठीक है, बस थोड़ा पेनफुल होता है, थोड़ा ओके। होता है पेनफुल, है ना? अच्छा मैम, ये जो डायबिटिक नॉइसिस है, ये कैंसरस टाइप के नहीं होते ना कुछ? नहीं नहीं, ये कैंसरस नहीं होता, बट हाँ, अगर ये एग्रीवेट हो जाए, आपने तो डिसीजन ले लिया अच्छा कि आप फास्टिंग पे चले, और आपने थोड़ी दिमाग लगा के अपने लिए थोड़ा फोकस करके चल लिया। लोग मानते नहीं है, खाते रहते हैं। वो कहते हैं दवाइयां तो चल रही हैं, वो ठीक नहीं होते, फिर कोलोनोस्कोपी भी कराएंगे और सारे टेस्ट कराएंगे, निकलता कुछ है नहीं, सेम निकलता है। फिर बायोप्सी करा लेंगे, फिर पता चलेगा अंदर उसी से ट्यूमर बन गया या कोई जी कैंसर बन गया। सो मैडम, आप जी बहुत अच्छी ट्रैक पे चल रही हो, अच्छा कर रही हो। बस एक काम और कर लो, डायबिटीज को खत्म कर दो, जी ताकि ना जी। दवाइयां खानी पड़े, ना ये दोबारा रिपीट हो, बिकॉज ऑलरेडी एक वो ट्रिगर हो चुका है। जी, वो आपके मार्गदर्शन द्वारा ही हो पाएगा, तो मुझे अगर आपको, आप एक बार नंबर ड्रॉप करो, डॉक्टर जी रितु। आप एक बार इनसे कोऑर्डिनेट करो, अगर ये लोकलाइज हमारे किसी सेंटर में है तो इनको हीलिंग के लिए हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, इफ शी अग्रीज फॉर दैट। ठीक है, तो इनको गाइडेंस सारी कर दो, वट एवर शी फील्स लाइक वी कैन स्टार्ट विद। ओके, थैंक यू सो मच ओके, मैम। थैंक यू गीता जी, थैंक यू सो मच। हेलो। हेलो मैम। हेलो। हेलो। हाँ मैम, मैं कुंदन मिश्रा बोल रहा हूँ। हाँ जी सर। मैं बिहार से बोल रहा हूँ। जी। जी, पश्चिमी चंपारण। मैम, हाँ जी। हमको शुगर है 2022 से। क्या है? शुगर मतलब डायबिटीज शुगर, है। ओके ओके ओके। जी जी, डायबिटीज है 2022 से, ठीक है। ठीक है। ठीक है। और हम दवा ववा ले रहे थे, बीच में सिर्फ टेबलेट ले रहे थे, बट टेबलेट से मेरा शुगर कभी लो नहीं हो रहा था, हमेशा 250-300 के रेंज में रहता था। फिर डॉक्टर ने हमको इंसुलिन पे चालू कर दिया। इंसुलिन लेते हुए हमको 8 से 9 मंथ हुआ। हम अभी इंसुलिन पे ही चल रहे हैं। फिर आप लोग के बारे में पता चला, ऐसे यूट्यूब यूट्यूब देखते इस सब से पता चला, तो हम हमारे यहाँ एक क्लिनिक है आपका रक्सौल में। ठीक है। हाँ, तो वहां से हम जुड़े हुए हैं। इसी 19 तारीख को हम गए थे। ओके। तो उस दिन से हम जुड़े हुए हैं, और आपके दवा तो यहाँ चल रहा है, जो जो उन्होंने दिया है ठीक हमें है। चल रहा है। मतलब सुबह में फल फ्रूट जो भी लेते हैं, उसके बाद जो भी 1-2 रोटी बाजरे और मक्की का, फिर दोपहर में, और शाम 6 बजे से पहले हम खा लेते हैं। रात में जीरो रहते हैं, कुछ गुड। नहीं खाते हैं। तो हमको अभी थोड़ा सा ये हो रहा है कि पेट में थोड़ा सा भारी जैसा महसूस हो रहा है, थोड़ा सा। और मीठा मीठा दर्द पहले भी था, आप लोग के जुड़ने के पहले भी था, और अभी भी थोड़ा थोड़ा। क्योंकि अभी इंसुलिन बंद नहीं हुआ, अभी इंसुलिन जो ले रहे हैं अभी तो ले ही रहे हैं। क्योंकि वहां जिनसे मिले थे रक्सौल में, वो बोले कि इंसुलिन बंद नहीं करना है। अभी देखिए, 1 सप्ताह के बाद हमको 15 दिन को बुलाए हुए हैं हमको। ओके जो आप हाँ, उस समय आप आइए, तो हम देखते हैं कैसे क्या रिपोर्ट है, तो बताएंगे कि हाँ बंद करना है कि क्या करना है, ओके धीरे ओके। धीरे करना है कुंदन जी, हमको बस। आपने अपने ब्लड टेस्ट वगैरह सब करवाए हैं? जी जी बिल्कुल, उस समय हम चेक कराए, जब आपसे मिलने हम गए थे रक्सौल में क्लिनिक में, तो उस समय मेरा शुगर था, फास्टिंग में था 250, और मेरा खाना खाने के बाद में था 405। ओके। जी। और अभी? उसके बाद अभी हम प्रजेंट में चेक नहीं कराए हैं, ओके। क्योंकि उन्होंने हमको 15 दिन पे बुलाया था। हम सोच रहे हैं कि उसी दिन चेकअप करा के तब हम उनसे ना ना मिले। ना ना, ऐसा नहीं करना।
हर 4 दिन में जी टेस्ट करना है, खाली पेट खाना खाने के 2 घंटे के बाद, और उसका पूरा जी डायरी पे रिकॉर्ड बनाओ। जी जी ठीक है, जी। और फिर चेक करते जाएंगे कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, हमको यही पूछना है मैम, जो आप लोग डाइट या जैसे बताइएगा मैं उसमें एग्री हूँ, मैं करूँगा। बस यही है कि मेरा इंसुलिन छूट पाएगा कि नहीं, क्योंकि कोई मैं बात बहुत नहीं। आप परेशान हो ऐसा गया करो हूँ। ना कुंदन जी, एक काम करो, जी जी आप ना नंबर अपना ड्रॉप करो। डॉक्टर रितु, आपने इनसे बात करना है। एक तो इनको स्ट्रिक्टली जो डीआईपी डाइट है वो अच्छे से समझाओ। ठीक है, हाँ, नाइट में क्योंकि नाइट में एक चीज इनको मैं मिलेट्स पे डालो, और दोपहर में रोटी सब्जी जो खाते हैं करो, और 12 बजे तक फ्रूट्स खिलाओ इन्हें अच्छे से। एक चीज हमको जैसे वहां बताया गया कि आप कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं, हाँ जी, कोई भी केला, ले सकते आम। हो, हाँ, केला, आम कुछ भी खा सकते हैं। सब खा सकते हो। लेकिन मैम बीच में एक कॉल आया मेरे पास, ठीक है हम्म ना? तो हाँ, कैसे कर रहे हैं, क्या है, कुछ मतलब अच्छा लग रहा है कि नहीं, सुधार है कि नहीं, हम्म। तो पूछे लोग तो हम बताएं कि हाँ फल में क्या क्या लेते हैं, तो हम बताएं कि केला वाला सब ले रहे हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आपको केला नहीं लेना है, आम नहीं लेना है। अभी ना सर आपको डाइट गाइड करेंगे, और उसके अलावा किसी का भी फोन आएगा तो बोलना मेरा ट्रीटमेंट डॉक्टर गीतिका से चल रहा है और मैं ऑलरेडी जी जी। फॉलोअप में हूँ। मैं फिर नंबर आपको कहाँ कोई चैट कुछ में नहीं डाल दूँ? बोलेगा। ठीक है, नंबर कहाँ मैं अपना चैट में डाल दूँ नंबर हाँ अपना? चैट में डाल दीजिए। डॉक्टर रितु, मैंने आपको बताया 12 बजे तक इनको फ्रूट पे रखो एक टाइम, दोपहर में रोटी सब्जी, और रात को मिलेट्स पे डाल दो। ठीक है, और एम्प्टी स्टमक कड़ी पत्ता, कच्ची हल्दी और सदाबहार के पत्ते, ये स्टार्ट करवा दो इन्हें। और आपने हर 4 दिन में अपना शुगर लेवल नोट करके डॉक्टर साहब को बताते रहना है। जी जी और फिर थोड़ी बहुत अगर हमें लगेगा कि कुछ थेरेपीज रिक्वायर्ड होगी तो वो गाइड कर देंगे। और इनको नीम जी जी। करेला थेरेपी भी सिखाओ। वो आप कोशिश करके दिन में 2 बार जरूर करना है आपने इसको। ठीक है, थोड़ा सा हमको गाइड करा दीजिए, क्योंकि वहाँ रक्सौल में हमको पूरा प्रॉपर कुछ मतलब बताया नहीं गया, कोई तो बात नहीं, हम आपको बस। आज सारा सिखा देते हैं, उसको करो, फॉलो करो। और फिर आपने बताना जी भी जी है हर 3-4 दिन में फास्टिंग पीपी जी क्या क्या रहा आपका। ठीक है, ओके ओके। हम नंबर अपना डाल देंगे जी जैसे जी अपना। जी बिल्कुल। लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, संध्या। राखी। यस हाँ मैम। हाँ हेलो, जी हाँ जी संध्या जी बताइए। मैं राखी बोल रही हूँ मैम। हाँ जी राखी जी बताओ। हाँ, ये बोल रही थी कि मेरा भी शुगर का प्रॉब्लम है, डायबिटिक हूँ। हम्म। आज ये समझ लीजिए 6-7 साल हो गए हैं। ओके। तो शुरू में तो जैसे स्टार्टिंग में तो विद इन पैरामीटर जैसे 6.97 मैक्सिमम HbA1c आता था, और फास्टिंग 112-20, और पीपी 170 180, कभी 160 140 ऐसे आता है। लेकिन अभी जब अभी 10 दिन पहले कराया तो वो फास्टिंग कराया था तो 121 आया, लेकिन HbA1c 8.4 आ गया। मैंने पीपी कराया नहीं अभी तक। ओके, तो मेरे तो को, मैं क्या हुआ? कोलकाता से बोल रही हूँ, तो कोलकाता सेंटर में जाना चाहिए मेरे को, या आपसे क्या गाइडेंस लूँ, मैं समझ नहीं पा रही। पहली बात तो डरना बंद करो। एट हम्म पॉइंट फोर ही तो आया है, लोगों का 12-12 13-13 हो जाता है। कभी कभी कुछ स्ट्रेस लेवल्स भी होते हैं, या डाइजेशन अच्छा नहीं हुआ, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, आगे पीछे हो जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको एक हम डाइट रिलेटेड कुछ गाइडेंस दे देंगे, उसको फॉलो करो। कुछ मेडिकेशन स्टार्ट कर देंगे, इसी से कंट्रोल कर देंगे। फिर एक बार 15 दिन जाकर के अपना डिटॉक्सिफिकेशन करवा लेना, ताकि बार बार ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए। और सिखाई देंगे आपको क्या कैसे इसको मेंटेन करना है, और उसी से हिसाब से चलते रहो। और इसी ड्यूरेशन में अगर कोई मेडिकेशन ले रहे हो तो वो भी हम टेपर डाउन करके हो सकता है बंद ही करवा दें। आपने देखी नहीं है, इतनी सारी वीडियोस तो आती हैं आचार्य जी की, पेशेंट की 3 दिन में दवाइयां छूट गई, 5 दिन में दवाइयां छूट गई, 10 दिन में दवाइयां छूट गई। वो सीखो और करो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है मैम। हाँ आप अपना नंबर ड्रॉप करो। डॉक्टर रितु, इनको कोलकाता के लिए डिटॉक्स प्लान करवाओ इनका, और मेडिसिन बिल्कुल बंद करा के इनको डाइट और इन चीजों पे ही मेंटेन कराने वाला पूरा प्लान इनको स्टार्ट कराओ। ठीक है, ठीक है मैम। हाँ जी, ओके मैम, थैंक यू। हेलो। संध्या जी, हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्कार जी। मैं ये बोल रही हूँ कि मेरी 7 ईयर की एक लड़की है। हम्म, मैं इनफर्टिलिटी के बारे में बात करना है मेरे से। ओके मैम, हाँ जी बताओ। हाँ, तो मेरे 7 ईयर की लड़की है, ठीक है। ओके।
उसके बाद मैं कंसीव नहीं हो पा रही हूँ। ओके, तो मैं आपकी काफी कितनी उम्र इलाज है? करा। उम्र कितनी है आपकी? 38 है मैम। 38। और पहला बच्चा आपका हुआ था 31 ईयर्स में? यस ओके, और मैम। शादी कब हुई थी? बस 1 साल पहले हुई थी। अच्छा, और 7 साल के बाद आपने ट्राई नहीं किया? मैं ट्राई की, बहुत इलाज भी करवाई हूँ मैं। अच्छा, इलाज भी कराया है। और बहुत क्या क्या ज्यादा इलाज कर। करा लिया? IVF, IUI, लेप्रोस्कोपी, हिस्टेरोस्कोपी, ये सब हाँ कराया? सब हो गया, सब हो गया मैम। एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, हेमोपैथी सब चीज कराई हूँ, कहीं से सब कोई करा रिजल्ट लिया, नहीं। ठीक है। हाँ। चलो, आप तो अपॉइंटमेंट बुक करो मेरे साथ, है ना डॉक्टर रितु? आप संध्या जी अपना नंबर कर दो, इनका मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कराओ। आपके सारे रिपोर्ट देखूंगी संध्या, और साथ ओके में मैम। और क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो करेंगे। फिर मैं आपको सारा कंसल्ट करूंगी, क्योंकि हेलो बहुत मैम। लंबा टॉपिक है ये, तो इस पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है? मैम एक चीज और बताना चाहती हूँ आपसे। हाँ जी, बोलो। मैं बहुत पहले इलाज कराई, उसके बाद कंसीव नहीं हुआ। फिर मैं गुंजर डॉक्टर के पास गई थी, ये यहाँ पे नोएडा में रहती हैं वो। तो वहाँ पे गई तो IUI भी की तो भी रिजल्ट नहीं आया। फिर आयुर्वेदिक पे गई, वहाँ भी मेरा उत्तरवस्ती और क्या क्या होता है वो सब की है मेरा, फिर भी रिजल्ट नहीं आया। फिर कोई बताया कोई एलोपैथिक दवा में, तो मैं गई तो वो मेरा सफाई की, जैसे DNC टाइप का तो छोटा सा कोई होता है, तो वो मेरे को की तो मेरे को कंसीव उसी महीना हो गया, ठीक है। वेरी लेकिन गुड, फिर अच्छी बात है। मिसकैरेज हो गया। हम्म। फिर मिसकैरेज हो गया। फिर मैं 7-8 महीना वहाँ पे इलाज, बोले कि टेस्ट की, अल्ट्रासाउंड की, बोली कि सब नॉर्मल है, हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। लगभग 7 महीना इलाज कराई। फिर मैं बोली कि मैम मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि आप सफाई की तो रुक गया था, थोड़ा मेरा लापरवाही है चाहे जैसे है, क्या कारण था मेरे को पता नहीं चला, मिसकैरेज हो गया। तो बोली कि हो सकता है कि, मैं बोली फिर मेरे से कराना पड़ेगा क्या ऐसा? तो बोली कि तुम्हारी इच्छा, अगर कराना चाहती हो तो एक बार करा के देख लो। मैं फिर दोबारा कराई DNC, ठीक है। फिर कराई, फिर कंसीव हो गई। फिर मेरा मिसकैरेज हो गया। वो जुलाई में 2024 जुलाई में हुआ था मेरा अच्छा, मिसकैरेज। उसके बाद फिर कभी मुझे नहीं बताओ, हुआ आपके है। पीरियड्स कम आते हैं क्या? हाँ 4 दिन कम में आते हैं। नहीं, हर हाँ। मंथ आ जाती है, नहीं, लेकिन आते तो 4 हैं, दिन। कम आते हैं, फ्लो कम होता है। नहीं, सब चीज नॉर्मल है, वो कम नहीं जितना होता है। शुरू में पहले आते थे, जब शुरुआत हुई थी तब से और अब में फर्क पड़ा है कोई? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। पहले यही था कि डेट पे आता है, अब डेट से पहले आ जाती है 4 दिन, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो कुछ ना कुछ हाँ। हार्मोनल इशू चल रहा है। अगर इसको रिजॉल्व हाँ, मेरे करेंगे, को क्योंकि यही बार था बार मैम अगर कि। आपने एंडोमेट्रियम को क्यूरेटाइज करवाया ना, तो वहां हम्म। पे फिर कोई पॉलिप, कोई फाइब्रॉइड, कुछ ऐसा बनने के चांसेस हो जाते हैं, और बल्कि यूट्रस एंडोमेट्रियोसिस, ये सब इन्हीं वजह से होता है। तो बार बार ओके। मत छेड़ी करो, और हम्म। बिना मतलब के कोई और बीमारी मत ले लेना, ठीक है? नहीं, अब मैं छोड़ दी हूँ, बिल्कुल कोई इलाज नहीं कराई हूँ, हाँ, बिल्कुल छोड़ दी तो हूँ ये एक सब बार इलाज। ना इन्वेस्टिगेशन वगैरह देख लेते हैं, फिर आपको गाइड करते हैं, ओके मैम, तो क्या ठीक करना है? पड़ेगा मेरे को? अपना नंबर ड्रॉप कर दो, और डॉक्टर अच्छा, रितु से आपने कोऑर्डिनेट कर लेना है, वो आपकी VOPD करा के फिर बात कर लेंगे, है ना? अभी नंबर कर दूँ? हाँ एट जी, नाइन मैसेज मैसेज में कर दिए, मैसेज में। ओके। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके ओके, थैंक यू। आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन किया, और बहुत सारे पेशेंट से बात की। तो आई होप कि बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी सबको। और थोड़ा टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम बहुत सारे पेशेंट से बात नहीं कर पाते। पर मैं आपको नेक्स्ट वेबिनार में मिलूंगी अपने। मेरा वेबिनार एवरी थर्सडे और सैटरडे को होता है। एवरी सैटरडेज को मैं इनफर्टिलिटी पे बात करती हूँ, बट फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन क्वेरी और रिलेटेड रहेगा तो आप मुझे तब पूछ सकते हो। और एवरी थर्सडे को जो वेबिनार रहता है मेरा, वो लिवर फेलियर्स पर, किडनी फेलियर्स पर रहता है, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पे रहता है। तो आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो, या फिर और भी कोई हेल्थ इशू है जिसमें जॉइंट पेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, या कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क ऑन माय थर्सडे सेशंस। और फिर भी आपको डॉक्टर से बात करनी है, तो मैं आपको नंबर बता दे रही हूँ, देखो डॉक्टर रितु दिखा रही हैं 7710371037। तो आप अपना नंबर ड्रॉप कर दो, अपने नाम के साथ, अपना एज के साथ, अपनी प्रॉब्लम भी उसमें थोड़ा सा डिफाइन कर देना। तो मेरे डॉक्टर्स आपसे एक बार बात कर लेंगे, तो जो रेजोल्यूशन आपको वहीं तक हो सकता है तो वो हो जाएगा। अगर किसी को कोई लगता है कि मेरे से केस डिस्कस करने वाला है, तो हम डिस्कस करके आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन दे देंगे, राइट?
तो ये मत एक्सपेक्ट करना, ये मत सोचना कि भाई सारी कंसल्टेशन हम डॉक्टर गीतिका से कर लें, क्योंकि मैं बहुत सारे पेशेंट के साथ अगर बात करने लगूंगी तो आपका नंबर ही बहुत लेट आएगा। तो आपने मतलब ऐसे मत करना, आप अपनी डॉक्टर से बात करो। अगर आपको लगता है कि कोई कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है तो वो मेरे से फोन पे बात कर लेंगे और हम समझा देंगे। और फिर भी अगर मुझे लगता है कि नहीं ये चीज मुझे पर्सनली समझानी पड़ेगी तो फिर मैं आपसे कोऑर्डिनेट कर लूंगी, राइट। सो जितने भी लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, आप लोग अपने नंबर के साथ, प्रॉब्लम के साथ, नाम के साथ आप मैसेज करो और अपना वीओपीडी बुक करा के जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं उनसे बात करो, ताकि हम आपको एक अच्छी हेल्दी लाइफ की तरफ लेके जाएं एंड एक क्योरेटिव ट्रीटमेंट की तरफ आपको प्रोसीड करें। और साथ बाय साइड आपको हम प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ हम अच्छे रिजल्ट्स आपको दे सकें। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी, एंड आई होप के मेरे कम्युनिकेशन जो मैंने आपको किया, जो आपसे बातें की, आपको बहुत अच्छा लगा भी होगा। और मुझे लग रहा है आप अपने लाइफ में और अच्छे डिसीजंस ले पाओगे। और बहुत सारे पेशेंट ने ऑलरेडी लिया, जैसे हमारे साथ 2-3 पेशेंट थे जिन्होंने अच्छा रिजल्ट लिया, तो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक हमारी जो मेहनत है वो रिजल्ट आ रहा है, वो देख के कि लोग कितना ज्यादा इन सब चीजों पे फॉलो कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वेबिनार में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।